तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन कह रहा था कैरेक्टर क्लास मेथड आर फाउंड इन पैकेज कॉल्ड। ये कैरेक्टर क्लास मेथड किस पैकेज में मिलता है? हमारा जावा लैंग, राइट, यानी जावा लैंग्वेज। ठीक है। फिर यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन z +32 विल डिस्प्ले। अब यहाँ पे ये हमारा z क्या है? कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये हमारी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगी। फाइन। इसमें z जो है 32 में ऐड हो जाएगा, लेकिन z नहीं ऐड होगा। z की जो एस्काई वैल्यू होगी वो इसमें जाके ऐड हो जाएगी, राइट। तो z की एस्काई वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, कैपिटल A की जो होती है एस्काई वैल्यू क्या होती है? 65, राइट। तो अगर हम लोग इसमें 26 ऐड कर दें, यानी 25, राइट, क्योंकि टोटल कैरेक्टर कितने होते हैं ABCD में? 26। फाइन। और एक ये ऑलरेडी है, पहला ही है, तो कितने बचे? 25 और ऐड करने हैं। तो हमें, क्योंकि z लास्ट पे आता है, तो z हमारा क्योंकि लास्ट पे आता है, तो 26 वाला कैरेक्टर कौन सा होगा? हमारा z होगा, राइट। तो a जो आता है, a की एस्काई वैल्यू होती है 65, राइट। तो इसमें अगर हम लोग 25 और ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? z की एस्काई वैल्यू। तो 5 कितना हो गया? 10 हो गया, और 6 2 कितना हो गया? 8 और 9 हो गया, राइट, 90 हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा z +32, और यहाँ पे z की हम लोग स्काई वैल्यू ले लेगा, z की स्काई वैल्यू 90 ले लेगा, 90 + 32 कितना हो जाएगा? 122, राइट। तो हमारा इस हिसाब से आंसर कौन सा आएगा? 122, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? डबल x, ये क्या है? ये एरे का सिंबल है, तो एरे है, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुआ है, तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हुआ है, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन एरे से रिलेटेड। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये डबल है, डेटा टाइप हमारा कैसा? डबल है, एरे है। एरे में कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 3 6 और 8। टोटल वैल्यूज़ 8 हैं, और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है? 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। टोटल वैल्यूज़ हमारी कितनी हैं? 8, और रूम नंबर यानी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है? 0 से लेकर 7 तक, फाइन, 7 तक। तो अब ये डेटा टाइप हमारा डबल है, और x हमारा वो एरे नाम का वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा। तो आप लोग को पता ही होगा कि एक डबल का साइज कितना होता है? एक डबल का साइज होता है 4 बाइट, राइट, 4 बाइट होता है। तो अब इसमें वैल्यूज़ कितनी हैं? 8। तो एक डबल का साइज होता है 4 बाइट, तो 8 डबल का कितना होगा? नॉर्मल मैथ लग जाएगी इसमें, तो 8 × 4, यानी एक डबल जो है 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो 8 कितना करेगा? ज़्यादा करेगा, तो यानी मल्टीप्लाई, तो 8 × 4 यानी 32, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? 32, फाइन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें एक एक्सप्रेशन है, इसका आउटपुट क्या आएगा ये पता करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 42 डिवाइड बाई 6 mod 2, राइट। तो बॉड मॉस के रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व होगा? बॉड बी मतलब ब्रैकेट, फिर ओ मतलब ऑफ, और डी मतलब डिवाइड, राइट। तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो 42 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 7, और mod 2। तो इसको हम लोग मॉड करेंगे, मॉड क्या देता है? रिमाइंडर देता है। तो जब हम लोग 7 को 2 से मॉड करेंगे, 2 3 = 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो 1 है यहाँ पे, फाइन। तो आप लोग को पता चल गया होगा, ये हमारा इसका आंसर 2 है, इसका आंसर हमारा ये है, इसका आंसर हमारा 32 है, फाइन। आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है एक 2 डायमेंशनल एरे है P2 3, यानी 2 मतलब यहाँ पे क्या दे रहा है? P2, और ये हमारा 3। तो P यहाँ पे डिनोट करता है रो को, और पहला वाला जो हमें डिनोट करेगा वो रो को डिनोट करेगा, और ये हमारा कॉलम को। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी ये पहली रो हो गई, राइट, और ये दूसरी रो हो गई। उसी तरह हमारे कॉलम कितने हो गए? 3। एक कॉलम ये हो गया, राइट, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, फाइन। तो 2 रो हैं और 3 कॉलम है, फाइन। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। तो ये कह रहा है कि कंसीडर 2 डायमेंशनल एरे, द पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस गिवन अबव
स्टेट द इंडेक्स ऑफ डिवाइस बारकोड स्कैनर। तो यानी इंडेक्स ऑफ डिवाइस यानी बारकोड स्कैनर का इंडेक्स पूछ रहा है। इंडेक्स मतलब रूम नंबर, राइट। तो आप लोग में से जिसने मेरा वीडियो देखा होगा एरे से रिलेटेड, उसमें मैंने ब्लॉक नंबर और रूम नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था। यानी एक फ्लैट में जो ब्लॉक होता है और एक रूम होता है, तो उस पर से रिलेटेड मैंने एरे को अच्छे से समझाया है। अगर तो आप लोगों में से अगर जिसने नहीं देखा है उसको जाके देख सकते हैं। तो वही मैं कह रहा था, इंडेक्स यहाँ पे क्या है, यानी रूम नंबर, यानी ये बारकोड स्कैनर किस इंडेक्स पर है, यानी किस रूम नंबर पर है, राइट। और यहाँ पे ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक, यानी पी ब्लॉक में स्कैनर किस रूम नंबर में रहता है, तो उसका रूम नंबर हमें पूछा गया है, यानी इंडेक्स पूछा गया है। फाइन, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2, राइट, और यहाँ पे 0 1, राइट, यानी 3 कॉलम हो गए, 1 2 3, राइट। और रोज कितनी है, 1 2, ठीक है, 2 रोज हो गई। अब यहाँ पे 0 0 पे कौन है, माउस है। 0 1 पे कौन है, कीबोर्ड है। प्रिंटर किस पे है, इस पे, यहाँ पे है, ठीक है। स्कैन कहाँ पे, यहाँ पे है। बार कोड कहाँ पे, यहाँ पे है। और माउस कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम लोग इसमें यहाँ पे इंडेक्सेस स्टोर करें तो क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, उसी तरह यहाँ पे 0 1, राइट। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, इसका क्या होगा, 0 0, यानी रोज और कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका इंडेक्सेस हो जाएगा, राइट। जैसे आप लोगों ने एक्सेल में सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, स्प्रेडशीट सेल एड्रेस, जैसे रोज कॉलम होता है। और जैसे मैथ में आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, राइट, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डबल डायमेंशनल एरे का भी है। तो इसका एड्रेस क्या होगा, 0 0 हो जाएगा। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, यानी 0 रो और कॉलम कौन सा है, 1। उसी तरह 0 रो, राइट, कॉलम कौन सा है, 2, राइट। फिर उसी तरह यहाँ पे कॉलम 0 और रो कौन सी, 1, राइट। उसी तरह कॉलम 1 और रोज कौन सी, 1, राइट। और उसी तरह कॉलम 2 और रो कौन सी, 1। फाइन, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे। तो यानी हमारा किस में पड़ रहा है बारकोड स्कैनर, ये है। तो यानी इसका एड्रेस क्या है, 1 1, यानी 1 कॉलम और 1 रो, राइट। तो यानी हमारा कौन सा रहेगा, पहला वाला आंसर। फाइन, तो 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ दिस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो एरे है, क्लास है, डबल है, बूलियन है। तो देखिए डबल और बूलियन, ये क्या है, बूलियन क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप है, और डबल क्या है, फ्लोट का हायर वर्जन है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है कि डेसिमल वैल्यू ही स्टोर होंगी। इसमें भी ऑलरेडी डिफाइंड है कि इसमें ट्रू या फॉल्स ही स्टोर हो सकता है, राइट। अब बचे ये दो, एरे और क्लास। क्लास में भी हम लोग अपने मन से डेटा ले सकते हैं। जैसे हम लोग क्लास के अंदर क्या लेते हैं, क्लास के अंदर हम लोग इंट भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं। उसी तरह एरे में भी क्या हम लोग चाहे तो इंटीजर का एरे क्रिएट कर लें, चाहे तो स्ट्रिंग का एरे क्रिएट कर लें, चाहे तो कैरेक्टर का एरे क्रिएट कर लें, राइट। तो यानी ये और ये दोनों हमारे क्या हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो इसलिए आंसर कौन सा सही होगा, 1 और 3। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, यानी जो खत्म ही ना हो, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से इनफाइनाइट लूप हमें पता करना है। तो पहला क्या है, मैंने फॉर लूप पे भी वीडियो बना रखे हुए हैं। अगर आप लोग को डिटेल में समझना है फॉर लूप, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके दे सकते हैं। फॉर लूप इंट लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 10 कोलन फिर आई प्लस प्लस, राइट। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी रहे या इक्वल ना हो जाए, यानी 10 रहे या 10 के अंदर रहे, 10 को क्रॉस ना करे, राइट। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा और बढ़ेगा कितना, एक एक करके। तो जाहिर सी बात है ये फाइनाइट लूप है। पहले 1 आएगा, आई की वैल्यू को 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, 4 करेगा, ऐसे ऐसे करते 10 तक जाएगा। 10 पे भी इक्वल वैल्यू होगी तो यानी कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन जैसे ही 11 हो जाएगा तो ये लूप बंद हो जाएगा। क्यों, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फाइनाइट हो गया, तो यानी पहला ऑप्शन तो गलत। फाइन, अब दूसरे पे आते हैं। अब दूसरा क्या बोला इसने, फॉर आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेगा और नॉट इक्वल टू 0 और आई माइनस इक्वल टू 3, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, जब तक आई की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। आई की वैल्यू जब तक 0 इक्वल नहीं है तब तक ये लूप चलना चाहिए। तो पहले आई की वैल्यू 2 चलेगा, आई इक्वल टू 2 रखेगा, कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि आई की वैल्यू 2 0 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ट्रू, तो आगे आएगा। फिर यहाँ पे दोबारा आएगा,
फिर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, यानी आई माइनस इक्वल टू क्या है, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू आई माइनस 3, यानी आई में प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 2 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, -1, राइट। फिर ऊपर जाएगा, यानी आई की अब नई वैल्यू क्या है, -1, राइट, -1 है, तो यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा, फिर प्रिंट कर देगा जो भी प्रिंट करना होगा, फिर इस पे आएगा तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर घटाएगा, आई इक्वल टू आई माइनस 3, इसकी फुल फॉर्म यही होगी, एक्सपेंड करेंगे तो। अब यहाँ पे आई की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, -1, तो -1 इक्वल टू -3 कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, अब -4 आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि आई की वैल्यू -4 के इक्वल तो है नहीं, कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर घटाएगा, तो कीवर्ड क्या आ जाएगी, -7, तो ऐसे ऐसे करते -10, ऐसे ऐसे करते ये लूप चलता जाएगा, और कभी भी आई की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, राइट। तो इस केस में हमारा आंसर कौन सा सही होगा, यही होगा, राइट। तो ये इनफाइनाइट लूप होगा। बाकी दो भी हम बता देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉर इक्वल टू, थर्ड वाला क्या था, आई इक्वल टू 5 आई लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस, राइट। तो यानी आई इक्वल टू 5 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, आई की वैल्यू जब तक 5 से कम रहे या 5 के इक्वल ना हो जाए, यानी 5 को क्रॉस ना करे। तो 5 पहला 5 रखा, कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि आई की वैल्यू 5 के इक्वल है, राइट। तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ जो भी होगा नीचे चला जाएगा लूप में और प्रिंट कर देगा, फिर आगे आई की वैल्यू बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि आई की वैल्यू 5 को क्रॉस कर चुकी है, तो क्रॉस कर दी है, तो यानी ये लूप बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसलिए ये भी नहीं था, राइट। तो फ्रेंड चौथा ऑप्शन क्या है, तो फ्रेंड ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या है, 1 है, और ये लूप तब तक चले जब तक 1 के इक्वल रहे या बड़ी रहे, 1 से जैसे ही नीचे जाएगा तो ये लूप बंद हो जाएगा, फाइन। तो आई इक्वल टू पहले क्या है, 1 है यहाँ पे, तो 1 रखा है इसने, 1 के इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू है, नीचे जाएगा, फिर जो भी करना वो करेगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक घटाएगा, एक माइनस करेगा, तो क्या आएगा, आई माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू आई माइनस 1, तो यहाँ पे आई की वैल्यू रखेगा 1 माइनस 1 यानी 0, राइट। तो जब 0 आ जाएगा, अब फिर वो ऊपर जाएगा, यानी अब आई की वैल्यू क्या है, 0, राइट। तो फॉर लूप का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा हुआ है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, अब आई की वैल्यू 0 है, तो क्या आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, नहीं है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, तो यानी इसके अंदर अब नहीं जाएगा, तो मतलब ये भी इनफाइनाइट लूप नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा सही था, केवल ये वाला। देखिए ये क्या कह रहा है, तो ये मैथ फंक्शन का आउटपुट पूछ रहा है, तो यानी मैथ डॉट मैक्स -7, फिर इसके अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर फिर मैथ क्या लिखा हुआ है, मैथ डॉट मिन और -5 -4, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये डबल ब्रैकेट, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अंदर पहले ये है, ठीक है, तो -7 पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर पहले क्या है, मैथ डॉट मिन, राइट, यहाँ पे -5 -4, ठीक है। तो मैथ डॉट मिन क्या करता है, मैथ डॉट मिन करता है कि जो भी इसमें से सबसे छोटा होगा वो आंसर देगा, ठीक है। तो मैथ फंक्शन में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है, तो आप लोग चाहें तो डिटेल में देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैथ डॉट मिन सबसे छोटा जो होगा इन दोनों में से वो देगा। तो देखा जाए तो छोटा नंबर के अकॉर्डिंग तो छोटा ये है, बट क्योंकि माइनस लग गया हुआ है तो इसलिए सबसे छोटा कौन होगा, ये, यानी जितना बड़ा नंबर अगर उसके आगे माइनस लग जाएगा तो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -5, राइट। तो इसका आंसर आ गया पूरे का -5। अब यहाँ पे आएगा मैथ डॉट मैक्स, अब यहाँ पे -7 था, राइट, और इसका आंसर आया क्या, इसका आंसर आया -5, राइट। अब इनमें से मैक्स यानी बड़ा फाइंड आउट करना है, तो बड़ा कौन सा होगा, जो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि जो जितना बड़ा होगा अगर उसके आगे माइनस लग जाएगा तो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो यानी बड़ा कौन है, 7 है, इसके आगे माइनस लग गया, और यहाँ पे क्या है, 5 है, इसके आगे क्या माइनस है, ठीक है। तो नंबर में बड़ा ये है, तो यानी ये इससे छोटा है, राइट। तो -7 क्या है, -5 से छोटा है, राइट। तो बड़ा कौन है, -5, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, -5, राइट। तो क्लियर हो गया, तो यानी इसका आंसर ये होगा, फाइन। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गिवन ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट,
यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसको वेल डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, गेम इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्रिएट क्लास। नहीं, गेम ऑब्जेक्ट नहीं है क्रिएट क्लास का। न्यू कीवर्ड क्रिएट ऑब्जेक्ट गेम, ऑब्जेक्ट ये नहीं क्रिएट कर रहा है। अब तीसरा क्या है, गेम इज अ क्लास एंड क्रिकेट इज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट सही है। गेम क्या है, हमारी क्लास है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल का, क्रिकेट तो वैसे वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, बट यहाँ पे गेम हमारी क्लास है और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन इस हिसाब से हमारा कौन सा होगा, सी। अब आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर, यानी पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस जाहिर सी बात है पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, कोई भी पब्लिक आ जा सकती है वहाँ पे और अपना लेटर वोटर जो भी पोस्ट करना है वो कर सकती है, राइट। तो मतलब ये किसी के लिए भी पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा होगा, पब्लिक, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इन स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट इज अवॉइड फॉल थ्रू, राइट। यानी एक असर्शन दिया हुआ है कि इन स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट अवॉइड्स फॉल थ्रू, यानी स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, फॉल थ्रू जो कंडीशन होती है वो अवॉइड करता है। और फॉल थ्रू आप में से जिसे ना पता हो तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यानी असर्शन दिया गया। अब ये जो असर्शन दिया गया है इसका क्या रीजन, ये सही होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट हेल्प्स टू एक्सिक्यूट ओनली वन केस एट ए टाइम। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हेल्प करता है कि एक स्टेटमेंट जो है एक बार में एक्सिक्यूट हो। तो यानी ब्रेक स्टेटमेंट से फॉल थ्रू कंडीशन अवॉइड होती है। जाहिर सी बात है, फॉल थ्रू क्या होती है कि अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो लगातार वो कंडीशन एक्सिक्यूट करता जाएगा, जहाँ पे केस वैलिड मिलेगा उसको, उसके बाद की सारी चीज़ें अगर ब्रेक नहीं लगा है तो वो एक्सिक्यूट करता चला जाएगा। लेकिन अगर ब्रेक लगा देंगे तो ये क्या करेगा, उस केस को एक ही बार एक्सिक्यूट करेगा, उसके बाद ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। तो यानी असर्शन जो दिया हुआ है उसके कंसर्न में जो रीजन दिया गया है वो दोनों सही है। तो हमारा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए। फाइन। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आस्क ए स्टूडेंट टू डू द साइड स्ट्रेच एज सोन इन द ब्लू 10 times, विच प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट द टीचर यूजेस। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया इसी से रिलेटेड मैंने अपने फॉर लूप वाले एग्जाम्पल में भी बताया था। ऐसे ही एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जिसमें एक पार्क होती है, वहाँ पे टीचर ने बोला कि उसको 10 राउंड लगाने हैं, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, उसको मैंने अच्छे तरीके से फॉर लूप को समझाया है। तो आप लोग चाहे तो उसको जाके दे सकते हैं। तो उसी तरह का केस यहाँ पे एग्जाम में भी पूछ लिया गया है लाइव एग्जाम्पल के साथ में। तो क्या कह रहा है, स्टूडेंट को साइड स्ट्रेच करना है 10 बार, राइट। तो साइड स्टेप में क्या करेगा, तो जैसे ये पर्सन है यहाँ पे स्ट्रेच किया एक बार, फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर दोबारा करेगा, फिर उसी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर तीबार करेगा, यानी घूम घूम के यहाँ पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा कितनी बार करेगा, 10 बार, राइट। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है और एक कंडीशन मिल रही है और इंक्रीमेंट मिल रहा है, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी पहले स्टेट पोजीशन में था, फिर हल्का सा बेंड होगा, फिर स्टेट होगा, फिर हल्का सा बेंड होगा, फिर स्टेट होगा, राइट। तो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन स्टेट से स्टार्ट होगी, राइट, फिर बेंड होगा, फिर स्टेट, और यहाँ पे कितनी बार एक एक करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें तीनों चीज़ मिल गई फॉर लूप में, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, कंडीशन मिल गई और इंक्रीमेंट मिल गया, राइट, एक एक करके। तो साफ पता चल रहा है कि ये हमारा फॉर लूप है, राइट। इफ एक कंडीशन एक्सिक्यूट करने के लिए सर्टेन कोई पर्टिकुलर कंडीशन चेक करनी है तो उसके लिए इफ हो गया एक बार, ठीक है। स्विच मल्टीपल, ये इफ का अदर वर्जन है जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन में से हमें एक चुननी होती है या एक दो चुन कर सकते हैं, राइट। और ये भी हमारा इफ एल्स क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। और ये हमें क्या बता रहा है, लूपिंग स्टेटमेंट बता रहा है, यानी एक चीज को बार बार करते रहना। तो ये लूप वाला सिस्टम हो गया। तो लूप वाला सिस्टम क्या होगा, किस में होगा, फॉर लूप में, ठीक है। और बाकी हमारी ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, फाइन। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी। इसमें देखिए हमारा इंडेक्स सबस्क्रिप्ट ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे क्या होगा, ये एरे हमारा AR, इसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा। तो लास्ट एलिमेंट निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्सिंग होगी। जैसे मान लीजिए हमारे वैल्यूज 0 3 6, तो यहाँ पे 0 हो गया, इंडेक्स हमारा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, राइट। तो हमारी इसका साइज कितना हो गया, 3 हो गया, और इंडेक्सिंग कहाँ कितनी हो गई, 0 to 4। तो यानी अगर हम लोग इसका साइज पूछेंगे तो कितना होगा, 3, राइट, 3 होगा। और लास्ट इंडेक्स यानी लास्ट वैल्यू जो लास्ट एलिमेंट है वो उसका इंडेक्स क्या होगा, एक कम। अगर टोटल वैल्यूज 3 हैं तो
लास्ट वैल्यू किस इंडेक्स पे होगी, 2 पर। क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसी तरह हमें यहाँ पे टोटल वैल्यूज तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला इसमें हमें इसका अगर हमें लास्ट एलिमेंट पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। लास्ट पता करने के लिए सबसे पहले टोटल पता होना चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज थी, तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, किस पे होगा, 2 पे होगा, 2 इंडेक्स पे, ठीक है। तो उसी तरह हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितने टोटल वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए फंक्शन है लेंथ का, ठीक है। तो इसकी हम लोग लेंथ निकालेंगे, AR डॉट लेंथ। अब ये लेंथ क्या दे देगा हमें, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। टोटल लेंथ AR में हमारी 5 है। आखिरी एलिमेंट किस इंडेक्स पे होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो आखिरी एलिमेंट किस इंडेक्स पे होगा, 4 पर, एक कम पर, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो आखिरी वैल्यू किस पे मिलेगी, 4 पर, राइट। तो उसी तरह हमारी लेंथ कितनी है, AR डॉट लेंथ। अब ये हो गए। अब इसमें से अगर जो भी आएगा, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, उसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें आखिरी इंडेक्स मिल जाएगा। तो यानी जैसे भी हमारा इसकी वैल्यू 5 आई थी, तो इसमें से हम लोग ने 1 माइनस कर दिया था, तो आखिरी वैल्यू किस में मिली थी, 4 पे, ठीक है। तो उसी तरह टोटल एरे लेंथ में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो जो भी इंडेक्स मिलेगा वो हमारा आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स होगा, राइट। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा, ये लास्ट वाला डी। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट नहीं होता है, राइट, फंक्शन में। इसमें ये ब्रैकेट नहीं होता है। AR हम लोग लिखते हैं, केवल नॉर्मल AR लिखते हैं, ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। इसमें हमारा ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ये स्ट्रिंग ब्रैकेट वाला जो लेंथ का फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग में होता है, बिना ब्रैकेट के एरे में होता है, राइट। तो बिना ब्रैकेट वाला ये है, तो इसलिए हमारा आंसर ये बना होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए क्लॉक इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लूप। असर्शन क्या है कि क्लॉक जो है वो हमारी नेस्टेड लूप का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। और इसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि घंटे वाली सुई होती है वो 12 पोजीशन मूव करती है, राइट। वाइल मिनट वाली जो होती है, यानी 12 पोजीशन, यानी एक घंटा, 1 बजे 1 घंटा, 2 बजे 2 घंटा, 3 बजे 3 घंटा, राइट। तो 12 बार ऐसे मूव करती है। और हर एक घंटे के लिए मिनट वाली मूव करती है कितनी बार, 60 पोजीशन, 60 मिनट मूव करती है, राइट। 60 छोटे छोटे मिनट जो होते हैं मिनट वाली सुई, तो यानी हर एक घंटे के लिए मिनट सुई 60 मिनट्स मूव करती है, राइट। तो यानी 1 बजे के लिए 60 बार मिनट वाली मूव करेगी, फिर 2 बजे के लिए भी वापस 1 से लेकर 60 तक चलेगी, फिर 3 बजे के लिए भी 60। तो नेस्टेड हो ही गया। अब ये सपोज ये हमारा फॉर हो गया, ये हमारी आर हो गया, राइट। यहाँ से लेकर एक एच हो गया, एच कहाँ तक चलेगा, 12 तक, और एच प्लस प्लस, राइट। ये हमारा फॉर लूप हो गया, सुपर लूप हो गया, यानी अपर लूप, राइट। इसके अंदर यानी पहले R1 के लिए, यानी पहले घंटे के लिए, यानी 1 बजे के लिए ये लूप कहाँ तक चलेगा, मिनट के लिए 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 60 तक, राइट। और बढ़ाएगा कैसे, एक एक इंक्रीमेंट कैसे करेगा, प्लस एक एक करके 1 मिनट करके चलेगी, ठीक है। तो जैसे ही पहला घंटा हुआ तो ये लूप चलेगा 1 से लेकर 60 तक चलेगा, राइट। फिर ये जो लूप 60 तक चल जाएगा, फिर दूसरा घंटा हो जाएगा, नहीं 2 बज जाएंगे। जब 2 बज जाएंगे तो ये फिर 1 से लेकर 60 तक चलेगी, फिर इसी तरह 3 बज जाएंगे, 4 बजेंगे। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल जो नेस्टेड लूप का है, राइट। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, राइट। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये होना चाहिए, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द पेयर ऑफ मेथड विल कॉज ए कंपाइल टाइम एरर ड्यू टू इनकरेक्ट मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेस पर और टाइप ऑफ सिग्नेचर मतलब डेटा टाइप के बेस पर मेथड को सिलेक्ट करता है, एक्सिक्यूट करता है, राइट। और इसमें क्या होता है, मेथड का नेम सेम होता है। तो ये वाइट टेस्ट, राइट, 2 वेरिएबल पास हो रहे हैं, 2 वेरिएबल पास हो रहे हैं, वाइट टेस्ट 2 डबल टाइप के वेरिएबल पास हो रहे हैं, ठीक है। फिर वाइट टेस्ट, इसमें भी एक इंटीजर एक डबल टाइप का पास हो रहा है, इसमें भी एक डबल एक इंटीजर टाइप का पास हो रहा है, 2 वेरिएबल वाइट दोनों में, ठीक है। यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे भी वाइट टेस्ट है, यहाँ पे 2 पास हो रहे हैं, यहाँ पे 1 पास हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 मेथड है, अलग अलग मेथड है, ये मेथड दोनों अलग अलग मेथड है। ये नहीं कि ये इसमें पास हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग मेथड इन्होंने एग्जांपल दिया, जो पेयर ऑफ मेथड। अब सबसे लास्ट वाला देखिए, ये मेथड और ये मेथड। अब इन दोनों में थोड़ा गड़बड़ है। 2 तरह के होते हैं मेथड, एक जो रिटर्न करता है और एक जो रिटर्न नहीं करता है। तो वाइट का मतलब जो रिटर्न नहीं करेगा, वाइट मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यानी आंसर उसी में ही प्रिंट करना होगा, उसी मेथड में ही आंसर जो भी होगा आउटपुट जो होगा उसी में प्रिंट होगा, राइट। और जहाँ पे वाइट नहीं लिखा होता, कोई डेटा टाइप लिखा होता है जैसे इंड डबल, तो इस केस में वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी उसमें एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जो भी आंसर कैलकुलेट करके आएगा वो जहाँ से
मेथड कॉल होगा वहाँ पे रिटर्न कर देगा, राइट। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप इंट क्या है, ये रिटर्न टाइप है, और यहाँ पे क्या है, ये वॉइड, ये रिटर्न नहीं कर रहा है। तो इस वजह से हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ये, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स 25 टू 25.0, यानी बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डबल कोड लगा हुआ है तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है, और ये डबल वैल्यू है, राइट, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, डबल या फ्लोट, राइट। तो ये स्ट्रिंग को हमें डबल में कन्वर्ट करना है, यानी पार्सिंग करनी है। तो उसके लिए सही मेथड यानी सही फंक्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ डबल पास डबल 25, यानी यहाँ 25 स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे डी जो है स्मॉल में लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे डबल डॉट पार्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे डबल नहीं लिखा हुआ है, राइट। यहाँ डबल लिखा होता लेकिन इस कैपिटल में नहीं लिखा होता, यहाँ पे डबल ही नहीं लिखा हुआ, तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है डबल पास डबल 25, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ डबल भी लिखा है, पास भी लिखा है, और डबल का जो डी है वो कैपिटल में है, और इसके अंदर स्ट्रिंग लिखी हुई है, और उसमें कोट्स भी लगा हुआ है, राइट। तो ये सही होगा। इसमें इसलिए गलत है, बाकी सब तो सही है, बट इसके अंदर कोट नहीं लिखा हुआ, ये इंटीजर ले लिया इसको, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारा क्या जाएगा, स्ट्रिंग, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि इस पर डबल कोट लगा हुआ है, राइट। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा, ये। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कंसीडर प्रोग्राम सेगमेंट इंट p इक्वल टू 0 कोलन, फिर फॉर लूप चलेगा p इक्वल टू 4 कोलन p ग्रेटर देन 0, यानी p का लूप तब तक चले जब तक p की वैल्यू 0 से बड़ी रहे, और p माइनस इक्वल टू 0, यानी ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, का मतलब क्या हुआ, p इक्वल टू p माइनस 2, फाइन। फिर यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रिंट है, यहाँ पे प्रिंट एलन, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये लूप तो नल हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोलन लग गया, राइट। तो ये तो एक्सिक्यूट करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोलन लगा दिया, तो यहाँ पे ये एक्सिक्यूट नहीं होगा, फाइन। अब यहाँ पे क्या एक्सिक्यूट होगा, केवल ये और ये। अब ये कैसे एक्सिक्यूट होगा, यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, राइट। तो प्रिंट p, यानी p में क्या वैल्यू है, 0, तो 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ln लिखा हुआ है। अब प्रिंट करने के बाद में तो यहाँ पे p की वैल्यू प्रिंट किया, फाइन। अब यहाँ पे आएगा प्रिंट ln लिखा हुआ है, तो ln का मतलब ये नहीं कि ln यहाँ पे लग गया ln तो यहाँ पे नीचे ले आएंगे, नहीं, ये प्रिंट करने के बाद में इसके बाद कर्सर नीचे आएगा, यानी ये वैल्यू भी प्रिंट करेगी तो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, राइट। अब इसके बाद कर्सर यहाँ पे आएगा, राइट, यानी 0,0 प्रिंट कर देगा, फिर कर्सर आएगा। ln लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या बोलते हैं, ये वैल्यू ऊपर 0 ऊपर प्रिंट कर दिया और फिर ये ln यहाँ पे लगा हुआ तो इसका मतलब नीचे प्रिंट कर, नहीं, ये ln क्या करता है, कर्सर को नीचे भेजता है केवल, लेकिन कब, जो उसके अंदर लिखा होता है उसके बाद, ये प्रिंट करने के बाद में, तो ये प्रिंट करने के बाद में ये कर्सर जो है नीचे भेजेगा। तो इसको मैंने डिटेल में अपने वीडियो में समझाया है, प्रिंट और प्रिंट ln में डिफरेंस, तो आप लोग उसको भी मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, फाइन। तो उस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा आएगा, ये, फाइन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए है कि स्टेटमेंट का प्रिंट क्या आएगा। अब जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट एक इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इस चीज का सेंटेंस लग रहा होगा, उसी हिसाब से आंसर भी आना चाहिए, फाइन। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए क्या चीजें हुई हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो आई सेड कॉमा, फिर यहाँ पे लिखा स्लैश डबल कोट्स, यानी अगर हमें कोई भी चीज आउटपुट में प्रिंट करवानी, जैसे हमें डबल कोट प्रिंट करवाना है, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे स्लैश लगा देंगे, बैक स्लैश, राइट। तो यहाँ पे जब हमें कोई भी सिंबल प्रिंट कराना होता है तो उसके आगे हम लोग बैक स्लैश लगा देंगे। जैसे यहाँ पे कोट्स प्रिंट कराना था हमको, तो हम लोग इसके आगे बैक स्लैश लगा देंगे, तो यानी ये यहाँ पे बैक स्लैश प्रिंट हो जाएगा, राइट, यानी आई सेड। अब ये कोट्स है, ये तो स्टेटमेंट के साथ जो आता है, मैसेज हमें प्रिंट कराते हैं जब सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन में, तो ये वो वाला कोड है, राइट। और ये वाला कोड जो है वो हमें आउटपुट में चाहिए, तो ये कोड्स हमें आउटपुट में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हम लोग बैक स्लैश लगा दिए, तो आई सेड आ गया, आई सेड कॉमा और फिर बैक स्लैश, यानी डबल कोड प्रिंट कर देगा, राइट। फिर यहाँ पे आएगा, अब हमें ये सिंगल कोड भी चाहिए, सिंगल कोड भी मतलब अपने आउटपुट में चाहिए, तो उसके आगे भी हम लोगों ने क्या कर दिया, बैक स्लैश लगा दिया, राइट। तो ये भी आ जाएगा। तो आई सेड इट्स वाइज टू ओबे एल्डर्स, अब ये हमें इसको बंद करने के लिए भी एक कोड चाहिए था, डबल कोड चाहिए था, तो इसके आगे भी हम लोगों ने एक बैक स्लैश लगा दिया। तो यानी हमें जो कोई भी सिंबल चाहिए होगा, जैसे डबल कोट चाहिए, सिंगल कोट चाहिए, तो उसके आगे हम लोग स्लैश लगा के उसको अपने आउटपुट में प्रिंट करा सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, आई सेड इट्स वाइज टू ओबे एल्डर्स। तो जैसे मैंने बताया था, एक नॉर्मल सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का अंग्रेजी में, तो वही प्रिंट किया गया है, राइट। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, बी, राइट।
व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो, एंगर कंपेयर टू एंजल। अब यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन कंपेयर टू लगा हुआ है, राइट। ये कंपेयर टू क्या करता है कि आंसर जो देता है वो इंटीजर में रिटर्न करता है। मीन्स अगर पॉजिटिव आंसर आएगा दैट मीन्स पहली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी स्ट्रिंग से। अगर ज़ीरो आता है दैट मीन्स पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग दोनों इक्वल है, यानी एग्जैक्ट हैं, सेम है। अगर आंसर नेगेटिव आता है दैट मीन्स पहली स्ट्रिंग छोटी है दूसरी स्ट्रिंग से, यानी दूसरी स्ट्रिंग बड़ी है। और ये कंपेयर कैसे करता है स्काई वैल्यू पे। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ एंगल लिख देता हूँ और उसी तरह यहाँ पे एंजल लिख देता हूँ। तो ये सेम है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हमें डिफरेंस मिलेगा वहीं पे माइनस करेंगे। और यहाँ पे ये भी सेम है तो ये भी यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, इसका माइनस करेगा। यहाँ पे भी सेम है तो इसका भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम है तो इसका भी 0 आ जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंस है, राइट। अब 0 आ जाएगा मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मीन्स इसकी स्काई वैल्यू कैपिटल ए की स्काई वैल्यू क्या होती है 65। तो ये वाली स्ट्रिंग हो गई हमारी S1, ये स्ट्रिंग 1 यानी पहली स्ट्रिंग, और ये हमारी हो गई S2, राइट। दैट मीन्स अब इसकी हर एक कैरेक्टर को हम लोग माइनस करके देखेंगे, यानी स्काई वैल्यू को माइनस करके देखेंगे। तो कैपिटल ए की स्काई वैल्यू 65 और कैपिटल ए की 65, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, S1 में से S2 माइनस करेंगे हमेशा, ठीक है। तो S1 में से S2 माइनस करेंगे तो यानी अब हम लोग पहली स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर उठाएंगे, पिक करेंगे, तो इसका 65 इसका 65 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, जैसी बात है, राइट। फिर n को उठाएंगे, इसकी भी स्काई वैल्यू इसकी भी स्काई वैल्यू दोनों सेम रहेंगी क्योंकि दोनों कैपिटल हैं, तो ये भी 0, इसका भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। फिर इसका भी 0 आएगा, दोनों कैपिटल है, इसका भी 0 आएगा, कैपिटल है। तो अगर ये स्ट्रिंग यहाँ तक होती तो ये स्ट्रिंग दोनों इक्वल होती, यानी बराबर होता, इसका आंसर माइनस में यानी 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये स्ट्रिंग 0 है यानी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन आगे गई है तो आगे यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है R आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है L आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग को स्काई वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। तो R की स्काई वैल्यू क्या होती है कैपिटल R की 82 और L की कैपिटल L की स्काई वैल्यू क्या होती है 76, राइट। अब ये एंगर यानी R किस में थी S1 में थी और L किस में था S2 में था। तो स्टार्टिंग के जो 4 कैरेक्टर थे वो तो सेम थे, लास्ट का कैरेक्टर मिसमैच हो रहा था, तो इसी को हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी 82 माइनस 76 क्या आएगा प्लस का 6, राइट। अब प्लस का क्यों आएगा क्योंकि R किस में था इसमें था, ठीक है। तो हमेशा इस वाली स्ट्रिंग में से इसको घटाएंगे, यानी इसकी स्काई वैल्यू में से इसको घटाएंगे। तो इसमें R था तो R की स्काई वैल्यू 82 थी और L की स्काई वैल्यू क्या है 76, तो उसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 6 आएगा, राइट। तो प्लस का 6 आएगा। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर स्काई वैल्यू प्लस में आ रही है दैट मीन्स पहली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी स्ट्रिंग से, तो प्लस में आ रही है प्लस 6 आ रही है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा प्लस 6। यहाँ पे बड़ी छोटी पूछा नहीं गया, यहाँ पे आंसर पूछा गया है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा 6। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम जम्बल्ड एंड करेक्ट द ऑर्डर, यानी ऑर्डर हमें बताना है कि 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए करेक्ट प्रोग्राम कौन सा होगा। मीन्स सिंपल वे में क्या कह रहा है कि हमें फैक्टोरियल 4 का निकालने के लिए सही प्रोग्राम कौन सा होगा, राइट। तो सही ऑर्डर कौन सा होगा, अगर हम लोग अगर फैक्टोरियल 4 का प्रोग्राम बनाते तो कैसा होता, राइट। एक ऑर्डर में सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन किया गया है और इनिशियलाइज किया गया है FA = 1, यानी वो हमें जिसमें फैक्टोरियल स्टोर करना है, और यहाँ पे K हो जाएगा हमारा, राइट। K हमारा लूप में होगा, ये लूप हम लोग इसी में डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट K भी लिख सकते थे या ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते थे, राइट। यहाँ पे हो जाएगा, यानी पहला पार्ट ये हो जाएगा हमारा, यानी फर्स्ट ऑर्डर ये हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर ये हो जाएगा, फिर थर्ड ऑर्डर हमारा ये वो जो हमें प्रोडक्ट स्टोर करना है उसके लिए, तो थर्ड पार्ट ये हो जाएगा, और फोर्थ पार्ट लास्ट में रिटर्न करने के लिए ये हो जाएगा, राइट। 1 2 3 4, ठीक है। तो उसी तरह इस तरह का कौन सा ऑर्डर है हमारा, पहले क्या है 1 हमारा थर्ड है, थर्ड पे 1 आ गया, ये दोनों हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है 1 है, ये 3 के बाद क्या आएगा 3 के बाद हमारा 1 आएगा, तो ये 1 आ गया, इसमें भी 1 है इसमें भी है, इन दोनों में से कोई है। फिर हमारा थर्ड पे कौन सा ये 4 है, तो 4 कौन सा ये वाला, राइट। तो हमारा सही ऑर्डर कौन सा है ये वाला, राइट। 3 1 4 2, तो सही ऑर्डर फैक्टोरियल 4 का पता करने के लिए कौन सा होगा 3 1 4 2, राइट। तो ये आंसर होगा सही। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे आते हैं अगले, यानी ऑब्जेक्टिव वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं, उसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं,
तो आप लोगों में से जिसने ना देखे हो वो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, राइट। अब आके आते हैं, राइट ए जावा एक्सप्रेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पी एंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्यू यूजिंग द मेथड मैथ फंक्शन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ पी यानी मैथ डॉट एस क्यू आर टी पी हो गया और मल्टीप्लाइड बाय मैथ डॉट एस क्यू आर टी क्यू, राइट। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, राइट। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा जो पूछा गया है, यानी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ पी एंड स्क्वायर रूट ऑफ क्यू यूजिंग मैथ फंक्शन। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड। तो इस स्ट्रिंग मेथड का हमें आउटपुट पता करना है। अभी तक मैंने अपने वीडियो में स्ट्रिंग अभी स्टार्ट नहीं किया है, फिर भी मैं क्योंकि क्वेश्चन में आया है तो मैं इसको बता देता हूँ कि क्या होगा आउटपुट इसका। तो स्ट्रिंग एक्स एक दिया है टैलेंट और स्ट्रिंग वाई दिया है मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है इसमें क्या आउटपुट देगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट में लिखा हुआ है, राइट, एस डॉट स्ट्रिंग 3 कॉन्कैट वाई डॉट सब स्ट्रिंग 3। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, सबसे पहले ये कॉन्कैट के अंदर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसको पिक करते हैं, इस चीज़ को उठाते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे वाई डॉट सब स्ट्रिंग 3, तो वाई में हमारा क्या स्टोर है, मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इसमें इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या आएगा 0 1 2 3 4 5, राइट। ये इंडेक्सिंग हो गई। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलेगा, सब स्ट्रिंग पता चलेगी। और कैसे, ये 3 लिखा हुआ है, 3 मीन्स 3 से स्टार्ट करके उसके बाद की जितनी स्ट्रिंग है हमें आंसर में दे देना है, दैट मीन्स इंक्लूडिंग 3। तो 3 पे कौन है, एक्स आर है, आर से लेकर आई एक्स यानी आर आई एक्स तीनों चीज़ें आर से स्टार्ट करके सारी उसके बाद की जितनी भी स्ट्रिंग है सब स्ट्रिंग में वो आ जाएगा, वो आंसर में आ जाएगा। तो मतलब क्या आ जाएगा आंसर में, आर आई एक्स, ठीक है। तो मतलब इतने पार्ट का आंसर आ गया, रिक्स आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये निकालते हैं ये वाला पार्ट, तो एक्स डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 3, इसमें भी 3 दिया हुआ है। एक्स में हमारा क्या स्टोर है, टैलेंट, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 1 2 3 4 5। तो इसमें भी हम लोग 3 से स्टार्ट करके उसके बाकी सारी स्ट्रिंग ले लेंगे। तो 3 इंक्लूडिंग 3 यानी ई एन टी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई एन टी, राइट। तो इसका आंसर आ गया ई एन टी और इसका आंसर क्या आया था, रिक्स, राइट। अब इसको कॉन्कैट करना है। तो कॉन्कैट मतलब ये स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को दोनों मिला देना है, यानी इस वाले पार्ट में हमारा क्या आंसर आया था, ई एन टी, राइट। और इस वाले पार्ट में क्या आया है, रिक्स। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्कैट करना है, यानी S1 कॉन्कैट S2, राइट। तो S1 में हमारा क्या है, ई एन टी और कोई स्पेस नहीं है, रिक्स एंट्रिक्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एंट्रिक्स। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एंट्रिक्स, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, राइट द जावा स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट नेम सिफ्रा फॉर द क्लास रोबोट विच टेक 3 डबल पैरामीटर। यानी रोबोट क्लास के लिए हमें सिफ्रा नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो 3 डबल पैरामीटर लेगा, राइट। तो सिंपल है, तो हम लोग यहाँ पे रोबोट लिखेंगे। हम लोग जब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, रोबोट, आप यहाँ पे सिफ्रा बोला है ऑब्जेक्ट का नाम, तो सिफ्रा हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू। फिर ये कंटिन्यू राइटिंग में है तो स्पेस नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रोबोट। अब यहाँ पे हमारे डबल पैरामीटर हो जाएंगे। तो डबल पैरामीटर में हमारे यहाँ पे हो जाएंगे P1 P2 और P3, राइट। तो ये हमारे डबल पैरामीटर हो जाएंगे P1 P2 P3, फाइन। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, रोबोट सिफ्रा न्यू रोबोट P1 P2 P3, 3 पैरामीटर हो जाएंगे, राइट। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द गिवन लूप इनटू एग्जिट कंट्रोल लूप। तो सबसे पहले एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो एग्जिट कंट्रोल लूप लाइक हमारे लूप 2 तरह के हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप और एक एग्जिट कंट्रोल लूप, राइट। तो एंट्री कंट्रोल लूप उसे कहते हैं जिसमें कंडीशन स्टार्टिंग में ही चेक हो जाती है, मतलब
लूप के अंदर आने से पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। और एग्जिट कंट्रोल लूप, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि लूप के अंदर चला जाएगा, वहां पे जो एग्जीक्यूशन पार्ट होगा, जो भी असाइनमेंट पार्ट होगा वो करेगा, फिर उसके बाद बाहर आके चेक करेगा, राइट। यानी लूप खत्म होने के बाद में चेक करेगा, तो इसलिए बोलते हैं इसको एग्जिट कंट्रोल लूप। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जिट कंट्रोल लूप में इस प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो एंट्री कंट्रोल लूप कौन कौन से होते हैं? एक हमारा फॉर लूप होता है, एक होता है व्हाइल लूप, राइट। तो उसमें आप लोग जानते ही हैं कि उसमें कंडीशन ऊपर ही चेक हो जाती है। और एग्जिट कंट्रोल लूप में डू व्हाइल लूप, राइट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डू यानी करो पहले, फिर व्हाइल उसके बाद में चेक करेगा। कहां तक करना है? व्हाइल, ठीक है। तो डू व्हाइल लूप हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा सीधा डू व्हाइल लूप में ना कन्वर्ट करने के लिए बोल के इन्होंने एक डेफिनेशन के फॉर्म में दे दिया कि एग्जिट कंट्रोल लूप में कन्वर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न कर दिया है, राइट। सीधे सीधे डू व्हाइल लूप ना बोलकर इन्होंने बोल दिया एग्जिट कंट्रोल लूप में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये है क्या? डू व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, जिन्होंने मेरे वीडियो देखे हैं वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो करना क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को यहाँ पे कॉपी कर लिया है, अब मैं इसको डू व्हाइल लूप पे कन्वर्ट करूंगा। तो इससे पहले मैं कन्वर्ट करूं, मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूं कि आंसर क्या आ रहा है, राइट। कंपाइल किया, रन किया, तो हमारा ये आ रहा आंसर क्या आ रहा है? 36 आ रहा है, राइट। तो उसको रन करने पे हमारा आंसर आ रहा है 36। तो अब हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे डू व्हाइल लूप में, फाइन। तो अब हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन को उठा के हम लोग यहाँ से रख देंगे ऊपर, राइट, यानी डू के ऊपर। फिर कंडीशन, कंडीशन हमारा कहाँ हो जाएगा? एग्जिट पर, यानी जहाँ पे व्हाइल लूप लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी, फाइन। अब हमारा बचा ये डिक्रीमेंट, राइट, जो एक टाइम पे ऐसा आ गया, कम होते होते लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं डू, फाइन। अब देखिए हमारा डू व्हाइल लूप जो है, वो जो हमारा फॉर लूप था वो डू व्हाइल लूप में कन्वर्ट हो गया, फाइन। अब अगर हम लोग इसको रन कराएंगे तो हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, इनिशियलाइजेशन जो पार्ट था, यानी ये इनिशियलाइजेशन होता है, राइट, वो ऊपर कर दिया मैंने। फिर ये कंडीशन जो थी, कंडीशन हमारी यहाँ आ गई। और ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया, ये लूप के अंदर यानी जस्ट क्लोजिंग ब्रेसेस से जस्ट पहले होगा, राइट, यानी यहाँ पे, फाइन। और इस फॉर लूप के अंदर कराना क्या था, यानी हमें क्या एक्शन परफॉर्म करने थे, टास्क परफॉर्म करने थे। ये तो जो टास्क परफॉर्म करने थे हम लोगों ने डू के जस्ट बाद यहाँ पे लिख दिया, राइट। ये कंडीशन यहाँ पे लगा दी, फाइन। अभी हमारा लूप कन्वर्ट हो गया है डू व्हाइल लूप में, फाइन। अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। फॉर लूप रन कराने पे 36 आंसर आ रहा था, तो इसको रन कराने के बाद क्या 36 आ रहा है कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। तो ये देखिए हमारा आंसर इसमें भी कन्वर्ट करने के बाद भी 36 आ रहा है, यानी इसका मतलब हमारा कन्वर्जन सही है, राइट। डू व्हाइल कन्वर्ट करने पर भी आंसर सेम आ रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द गिवन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका आउटपुट हमें पता करना है कि क्या आएगा, राइट। तो देखिए क्लास, यहाँ क्लास रिपोर्ट है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है इंट ए और बी। तो इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ये उस क्लास के अंदर हर जगह रिकॉग्नाइज्ड होंगे, यानी इसकी वैल्यू हर जगह हर मेथड में प्रिंट हो सकती है, राइट, रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, फाइन। तो यहाँ पे एक मेथड रिपोर्ट बना हुआ है, एक ये मेथड बना हुआ है, फाइन। और एक मेथड वाइड है प्रिंट, जिसमें हम लोग की वैल्यू प्रिंट होगी। और फिर यहाँ पे हम लोग का मेन मेथड बना हुआ है, राइट। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ये भी हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। हम लोग कैसे कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि जो क्लास का नाम है वही हमारे मेथड का नाम है। और कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज़ होता है? इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर हैं, एक विदाउट आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे इसको रन कराएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जावा प्रोग्राम किस मेथड से एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है? मेन मेथड से, राइट। तो यहाँ से एक्सक्यूशन स्टार्ट होगा। रिपोर्ट क्लास का आर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या है? आर। इसके थ्रू हम लोग इस मेथड को एक्सेस करेंगे। तो आर डॉट प्रिंट लिखा मैंने, तो आर डॉट प्रिंट यानी कहाँ पे जाएगा? इसको कॉल करेगा, राइट। अब इसको कॉल करेगा, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे जाएगा, प्रिंट को कॉल करेगा, तो प्रिंट में ए बी ले लेगा। और ए बी में हमारा क्या है? इनिशियल वैल्यू क्या है? 10 और 15। तो 10 और 15 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आएगा? 150, राइट। तो
इस कॉल पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 150 प्रिंट कर देगा एज इट इज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रही है। तो यहाँ से जब ये मेथड इस पे जाएगा तो यहाँ पे ए बी मिलेगा, और ए बी में क्या है, ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है ए बी, और ए बी की वैल्यू इनिशियलाइज कहाँ पे हुई, ये तो 10 × 15 कर देगा, तो यानी 150 प्रिंट कर देगा। फाइन। फिर अब नीचे आएगा, फिर अब ये मेथड कॉल होगा, तो इस मेथड से क्या होगा, 4 और 5 पास होगा। तो 4 5 यहाँ पे 4 आ जाएगा एक्स की जगह पे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब ये वैल्यू एक्स की वैल्यू ए में इनिशियलाइज हो जाएगी और वाई की वैल्यू बी में इनिशियलाइज हो जाएगी, राइट। यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हमारी ए की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और बी की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। फाइन। और फिर यहाँ पे कॉल होगा तो इसके पास जाएगा। अब ए में क्या है, 4 है, और बी में क्या है, 5। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर क्या आ जाएगा आंसर इसका, 20, राइट। तो इसमें जब कॉल होगा तो हमारा 150 आएगा, और इसमें जब कॉल होगा तो 20 आएगा। इसमें कॉल होगा तो ए बी की वैल्यू इसी को पिक करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई वैल्यू पास नहीं हो रही है और जब इसको कॉल करेगा तो इसमें वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं, दैट मीन्स 4 और 5, 4 इसको असाइन हो जाएगी, 5 इसको असाइन हो जाएगी, और फिर ये इनिशियलाइज कर देगा ए की वैल्यू को 4 से और बी की वैल्यू को 5 से, राइट। तो अब जब ये कॉल होकर इसके पास जाएगा तो ए बी की वैल्यू इसको नहीं मिलेगी, तो नई वाली वैल्यू क्या होगी, 4 × 5, तो इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा इसका 20। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम वन स्ट्रिंग मेथड विच रिजल्ट इन पॉजिटिव इंटीजर ओनली। यानी वो स्ट्रिंग मेथड हमें बताना है जो पॉजिटिव इंटीजर दे केवल। तो कोई भी मेथड जैसे हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर दे, मतलब तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा देगा, जैसे इंडेक्स ऑफ, ये स्ट्रिंग मेथड है, राइट, इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ लाइक आई, ठीक है। तो ये हमारा उसका इंडेक्स बता देगा, वो भी कैसे रहेगा, इंटीजर में। फाइन। तो ये हमारा मेथड हो गया एक। और कौन सा मेथड होता है स्ट्रिंग मेथड, यानी st1 st लेंथ, लेंथ वाला भी फंक्शन स्ट्रिंग मेथड जो होता है वो भी हमें क्या देता है, इंटीजर वैल्यू देता है, राइट। तो इसमें हम लोग ये इस स्ट्रिंग में जो भी st स्ट्रिंग में हमारी है, जो मान लीजिए st में हमारी वैल्यू है प्ले, राइट। तो इस मेथड से हमें क्या मिल जाएगा, l में क्या मिल जाएगा, 4, यानी इस स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी, और ये 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो एक हमारा स्ट्रिंग मेथड लेंथ भी हो सकता है और इंडेक्स ऑफ भी हो सकता है। इंडेक्स ऑफ मतलब उसका इंडेक्स बता देगा जिस इंडेक्स पे, जैसे इंडेक्स ऑफ वाई, तो प्ले में हमारा वाई का इंडेक्स क्या है, 3, यानी 2 1 0, यानी 0 1 2 3, तो यानी वाई का इंडेक्स क्या होगा, 3। तो इंडेक्स ऑफ हमें क्या, इंटीजर वैल्यू देगा, यानी इस वाई का इंडेक्स बता देगा। तो दो मेथड हो गया, दो मेथड मैंने बता दी यहाँ पे, एक इंडेक्स ऑफ और लेंथ, और भी मेथड है, राइट। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए लेट्स आगे मूव करते हैं। नेम द वन स्ट्रिंग मेथड विच रिजल्ट इन कैरेक्टर, यानी वो कैरेक्टर वैल्यू देगा, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या, जाहिर सी बात है कौन सा मेथड है, char कैर एट। तो कैर एट मान लीजिए हम लोग यहाँ पे देते हैं 1, तो यानी जैसे मान लीजिए हमारा स्ट्रिंग है प्ले, तो 1 पे कौन है, 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का सी में क्या आउटपुट दे देगा, कैरेट आई 1 पे क्या है हमारा एल, तो एल दे देगा, राइट। अगर यहाँ पे हम लोग ले देते हैं 2, तो हमें क्या दे देता था, आंसर क्या देता, ए दे देता, राइट। तो ये हमें कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, तो उस हिसाब से हमारा ये स्ट्रिंग मेथड कौन सा होगा, कैरेट, ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है, जॉन वाज आस्क्ड टू राइट ए जावा कोड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द फॉलोइंग वाज रिटन बाय हिम। यानी जॉन को बोला गया कि एक सरफेस एरिया का कोन का कोड लिखना है, और उसने कोड क्या लिखा, ये लिखा, ठीक है, एरिया इक्वल टू डबल एरिया डबल आर डबल एच, ठीक है, फिर डबल एल ए, ठीक है, फिर यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, फिर यहाँ पे स्लैंट हाइट निकाल दी एल मैट स्क्वायर्टी, फिर रिटर्न ए। तो यहाँ पे एरर क्या है, एल को बाद में कैलकुलेट किया है, जबकि यहाँ पे पहले एल को रख दिया गया है, तो उसको वैल्यू मिलेगी नहीं। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी एक्सक्यूशन टॉप टू बॉटम स्टार्ट होगा, यानी पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, टॉप टू बॉटम चलेगा। तो यहाँ पे एल ढूंढेगा, एल को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एल की वैल्यू भी कैलकुलेट ही नहीं हुई है, तो यहाँ पे एरर बता देगा। तो इसलिए ये चीज़ ऊपर होनी चाहिए, और ये फॉर्मूला जो है एरिया का यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जब यहाँ पे आए तो एल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए और उठा के इसमें रख दे, फिर आंसर निकल आए। तो एक तो एरर ये हो गया, यानी सफलिंग का प्लेस सफलिंग का हो गया, ठीक है। दूसरा
क्या है कि ये यहाँ पे 22.0 लिखा हो तो 7.0 भी लिखना चाहिए, क्योंकि ए हमारी कैसी वैल्यू है, डबल वैल्यू है, राइट। तो इसलिए हम लोग को करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे 7.0 लिखना पड़ेगा। तो 2 एरर हो गए, एक प्लेस की सफलिंग हो गई, दूसरी यहाँ पे 7.0। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग एरे, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो फ्रेंड ये एरे वाला क्वेश्चन है, इजी है। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट A0 और A5। A0 मतलब इंडेक्सिंग क्या है, 0 है, और A इंडेक्सिंग 5 पे कौन कौन सी वैल्यू है। तो हम लोग ज़रा लिखते हैं इसको, इंट A 12 10, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या होगी, इसकी 0 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7, इसकी 8, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या बोल रहा है, इसका आउटपुट क्या आएगा, राइट। तो A0 की वैल्यू क्या होगी, A0 की वैल्यू होगी 12, राइट, और A5 की वैल्यू क्या होगी 2। तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा है तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर किसका आएगा 14। फिर यहाँ पे राइट द इंडेक्स सब्सक्रिप्ट, यानी इंडेक्स हमें बताना है किसका, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे ए, यानी ए एरे में जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स बताना है। तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये 12। तो 12 इसका इंडेक्स क्या है 0, जाहिर सी बात है। तो A0 क्या होगा हमारा आंसर, इस पर हमारा लार्जेस्ट इंडेक्स यानी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो A0 हमारा आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए जावा स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज द फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स इन 3x2 एरे। 3x2 मतलब 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम, राइट। इनिशियलाइज करना है हमें, तो हम लोग मान लेते हैं इंट x, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पे हमारा सिंबल डबल डायमेंशनल एरे है ये, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, पहला क्या आएगा 1 आएगा, कॉमा 3, फिर कॉमा 5, कॉमा 7, यानी ये पहली रो हो गई हमारी, ये दूसरी रो हो गई, अब तीसरी रो, अब 9, कॉमा 11, राइट। अब ये हमारा ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। अब इसमें ये एलिमेंट हो गई, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, और इसमें कॉलम यानी 2 कॉलम है, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब उसी में पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस, यानी इसको जोड़ना है हमें, ठीक है। तो हमारा एरे क्या था, तो फ्रेंड हमें इसका आंसर पता करना है 0 1 का, ठीक है। तो 0 1 यानी 0 रो, यानी 0 रो ये हो गई, ठीक है। और 1 कौन सा हुआ, ये। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, इसकी इंडेक्सिंग में वैल्यू कौन सी मिलेगी 3, ठीक है। उसी तरह x 2 और 1, तो इस इंडेक्सिंग पे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, यानी सेकंड हमारा रो हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो हमारा 2 है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं 11 पे, तो इसका आंसर हो गया 11, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 + 11 यानी 14। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये हमारा डबल डायमेंशनल एरे हो गया, ठीक है, यहाँ यानी 3x2 का, और ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। 0 1 की यानी 0 रो पे 0 रो और 1 कॉलम पे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी 3, और सेकेंड रो पे और फर्स्ट कॉलम पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा मिलेगा 1, ठीक है। तो इस तरह ही हमारा आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, स्पेसिफाई हाउ मेनी टाइम्स ए लूप इज एक्सिक्यूटेड। मीन्स ये लूप कितनी बार एक्सिक्यूट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्या एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई जो है डिक्लेयर नहीं किया गया, यानी इसका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया गया, इंटीजर है, किस तरह का वेरिएबल है ये, ठीक है। तो इसलिए ये तो एरर दे देगा, तो कोई एक बार भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये डिस्प्रिंट हो गया है, तब उस केस में कितनी बार लूप चलेगा, तो मान लेते हैं इसकी इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3, यानी जावा की हमने इंडेक्सिंग कर दी 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे इंट i = 0, यानी i = 0 रखेगा, तो जावा की इंडेक्सिंग जैसे मैंने की थी यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है। तो लूप यहाँ चलेगा, i = 0 रखेगा, तो 0 रखेगा, और ये वाला क्या देगा हमें s डॉट लेंथ क्या देगा हमें
4 देगा, ठीक है। यानी एच डॉट लेंथ में हाँ कितनी वैल्यू आएगी, 4 आएगी, ठीक है। यानी इसकी लेंथ कितनी है, 4, 1 2 3 4 कैरेक्टर। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या आई की वैल्यू इस 4 से कम है, हाँ है, ठीक है, यानी कंडीशन 2 हो गई है। तो यहाँ पे 0 रखेगा। अब यहाँ पे आएगा ये एच डॉट सबस्ट्रिंग लिखा हुआ है, एच डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आई, तो जब आई इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे 0 रखेगा। तो सबस्ट्रिंग क्या करता है, जिस इंडेक्सिंग से स्टार्ट होगा, यानी जो इंडेक्सिंग यहाँ पे लिखी जाएगी, तो सबस्ट्रिंग क्या करेगा, उस इंडेक्स से लेकर उसके बाद के सारे जो कैरेक्टर होंगे या स्ट्रिंग होगी उसको आंसर में दे देगा। दैट मीन्स यहाँ इंडेक्सिंग क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक सारी स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है। तो क्या प्रिंट कर देगा, जावा प्रिंट कर देगा। तो आई इक्वल टू 0 के लिए पहली बार ये जावा प्रिंट कर दिया, फिर अगेन ऊपर जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ाएगा, आई की वैल्यू क्या करेगा, 1 करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिर सब स्ट्रिंग आएगी। तो फिर यहाँ पे अब की बार क्या रखेगा, यहाँ पे 1 रखेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे चेक करेगा क्या 4 से कम है, क्योंकि एच डॉट लेंथ की वैल्यू क्या थी, 4 थी। तो आई में क्या है हमारा, 1 है, कम है, हाँ है, कंडीशन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रखेगा आई की वैल्यू को 1, तो 1 से लेकर सारी स्ट्रिंग दे देगा। तो क्या आंसर आएगा, 1 पे हमारा कौन सा कैरेक्टर है, ए, तो ए से लेकर ए भी ए प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, 2 बार लूप चल गया, 1 से 2 बार, ठीक है। फिर अगेन ऊपर जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या करेगा, 3 करेगा, सॉरी यहाँ पे 2 रखेगा, ठीक है। 1 बार चल गया, आई बराबर 0 के लिए चल गया, आई बराबर 1 के लिए चल गया, 1 पे चला था तो हमारा ये निकाला था। अब आई यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, आई इक्वल टू 2, तो 2 यानी कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, 2, कंडीशन 2 है, ठीक है। तो आई बराबर 2 के लिए तो 0 1 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी ए, यानी अब की बार आई बराबर 2 के लिए क्या प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग वी ए, ठीक। अब फिर आएगा यहाँ पे, फिर ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू को फिर बढ़ाएगा, अब आई की वैल्यू को अब की बार क्या करेगा, 3 करेगा, ठीक है। फिर चेक करेगा क्या 3 इज लेस देन 4 है, हाँ है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कंडीशन 2 है। फिर यहाँ पे 3 रखेगा, यानी इस जगह पे आई की वैल्यू को 3 रखेगा, तो सबस्ट्रिंग क्या निकालेगा, 3 से, तो 3 से इंक्लूड करें, उसके बाद 3 के बाद कोई और नहीं है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ाएगा, 4 करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे चेक करेगा, तो 4 इज लेस देन 4, नहीं, फॉल्स है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यानी लूप हमारा कितनी बार चलेगा, 4 बार, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, 4 बार चल जाएगा। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो पहले सिनेरियो में मान लेते हैं यहाँ पे इंट इन्होंने नहीं लिखा है जानबूझ के, तो यानी यहाँ पे एरर दे देगा और ये एक बार भी एक्सिक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं वो केस जब यहाँ पे इंट मान लीजिए मिसप्रिंट हो गया हो, तो उस केस में कितनी बार चलेगा, 4 बार लूप चलेगा, ठीक है। पहली बार जावा प्रिंट कर देगा, दूसरी बार आवा, ठीक है, तीसरी बार वाह, चौथी बार ए, ठीक है। तो ऐसे प्रिंट कर देगा, ठीक। तो ये फंक्शंस रिलेटेड प्रोग्राम होता है, यूज़र डिफाइंड मेथड, जो हर बोर्ड परीक्षा में इसका एक क्वेश्चन जरूर होता है। तो क्या बोला गया है इसमें, डिफाइन ए क्लास नेम क्लाउड स्टोरेज विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, जो जस्ट क्लास डिफाइन करने के बाद में हम लोग इसको डिक्लेयर करेंगे, और ये पूरी क्लास में ये एक्सेसिबल होंगे, राइट। ये वेरिएबल हम लोग पूरी क्लास, उस क्लास में हर फंक्शन में एक्सेसिबल होंगे। तो ये क्या कह रहा है, एक हमें इंटीजर वेरिएबल लेना है, अकाउंट नंबर, जिसमें हम लोग यूज़र का अकाउंट नंबर स्टोर करेंगे और उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर। फिर एक स्पेस लेना है, जिसमें हमें स्टोरेज स्पेस इन जीबी में लेना है, वो भी किस डेटा टाइप में होगा, इंटीजर में होगा। फिर एक हमें टोटल बिल प्रिंट करना होगा, कितना बिल आया, वो किस तरह का डेटा टाइप होगा, डबल में होगा। फिर उसके बाद हम लोग मेंबर मेथड क्रिएट करेंगे, एक वॉइड एक्सेप्ट करेंगे, वॉइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और एक्सेप्ट हमारा फंक्शन का नाम होगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, किस चीज़ का, अकाउंट नंबर का और स्टोरेज स्पेस का, स्कैनर क्लास की मदद। फिर हमें एक कैलकुलेट नाम का मेथड बनाना है, ये भी हमारा कैसा रहेगा, वॉइड रहेगा, मतलब रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी। इसमें हमें कैलकुलेशन करनी है इस टेबल के अकॉर्डिंग, यानी पहले 15 GB के लिए हमें चार्ज क्या देना होगा, 15 रुपीज़ पर GB। फिर नेक्स्ट 15 के लिए 13 रुपीज़, फिर अबव 13 के लिए 11 रुपीज़। अब ये नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ज़रूर आते हैं फ्रेंड्स, 9th में भी पूछे जाते हैं और 10th में भी पूछे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट वाला थोड़ा लॉजिकली कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद एक और
मेथड बनाने बोला है डिस्प्ले, वाई डिस्प्ले, ये भी रिटर्न नहीं करेगा, डिस्प्ले मेथड होगा। डिस्प्ले फंक्शन में हमें क्या करना है, अकाउंट नंबर प्रिंट कराना है, स्टोरेज स्पेस प्रिंट कराना है और कितना बिल पे करना है वो प्रिंट कराना है। फिर उसके बाद हमें मेन मेथड भी बनाना है जहाँ से प्रोग्राम का एक्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, यानी मेन मेथड बनाना है। वहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का, राइट, और उसको इन्वोक करना है, यानी तीनों मेथड को इन्वोक करना है यानी कॉल करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने टाइम बचाने के ऑलरेडी प्रोग्राम को बना लिया है, राइट। आइए प्रोग्राम को देखते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया जावा यूटिल, राइट। फिर यहाँ पे मैंने क्लास का नाम क्लाउड स्टोर डाल दिया है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसा कि क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया गया है कि क्लास आपको ये लेना है, जिस तरह का अपर केस या लोअर केस में दिया गया उसी तरह लेना है क्लास का नेम, और उसी तरह के वेरिएबल लेने हैं उसी केस में। अगर इंटीजर बोला गया तो इंटीजर लेने हैं, लोअर केस में है लोअर केस में, राइट, डबल लेने हैं। और फिर हम लोग को उसी तरह फंक्शन भी लेना है जैसा बोला गया है। अब जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट, कैलकुलेट और डिस्प्ले, और जिस फंक्शन में जो चीज़ कहा गया है करने को हम लोग वही चीज़ करेंगे और अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, राइट। यानी हमारा अकाउंट नंबर इसमें इनपुट होगा, स्पेस इसमें इनपुट होगा और फाइनल आंसर इसमें आएगा, राइट। तो इन्हीं तीनों वेरिएबल का यूज़ करके हमें प्रोग्राम को करना है। तो ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल हो गया और इसका स्कोप तीनों फंक्शन में रहेगा, यानी ये वेरिएबल इस फंक्शन में भी दिखाई देगा, इसमें भी दिखाई देगा और नीचे डिस्प्ले में भी दिखाई देगा। तो हम आते हैं पहले मेथड में। तो पहले मेथड में क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें इनपुट लेना है, क्या अकाउंट नंबर इनपुट लेना है और स्टोरेज स्पेस इनपुट लेना है, राइट। तो अकाउंट नंबर मैंने इनपुट ले लिया। अब क्योंकि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है तो हम लोग अकाउंट नंबर हमें इसी में लेना है, तो हम लोग इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हमारा जो भी अकाउंट नंबर इनपुट होगा वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, एसी नंबर, ठीक है। फिर स्टोरेज स्पेस जो भी इंटर करेगा वो किस में आ जाएगा, एसी स्पेस में आ जाएगा, फाइन। अब इसमें हमें इतना ही चीज़ करना था। अब नेक्स्ट मेथड में आते हैं। अब सेकेंड मेथड में बोला था कि कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट यानी कैलकुलेशन करना है। तो टेबल में क्या बोला गया था कि हमारा फर्स्ट 15 GB के लिए रेट क्या होगा, प्राइस क्या होगा, 15 रुपीज़ पर GB, राइट। तो वही मैंने किया है कि इफ़ अगर स्पेस यानी जो हमारा स्पेस इनपुट हुआ है उसकी वैल्यू जो यूज़र ने एंटर किया अगर 15 ही या 15 से कम है तो उसका रेट क्या होगा, 15 रुपीज़ पर GB। यानी अगर हमारा स्पेस में जो वैल्यू आई है वो 15 है या 15 से कम है तो हम लोग क्या करेंगे, तो उस स्पेस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। जैसा यूनिटी मेथड होता है मैथ में, यानी अगर एक पेंसिल का दाम 10 रुपये है तो 5 पेंसिलों का दाम 50 रुपीज़। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे। अगर मान लीजिए स्पेस जो भी आया हमारा 15 या 15 से कम है, मान लीजिए 10 GB स्पेस है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 × 50, यानी यहाँ पे एस में हमारा स्पेस में हमारा 10 होगा, 10 × 50 यानी 150 रुपये, राइट। 1 GB का 50 रुपीज़ कॉस्ट, तो 10 GB का कितना हो जाएगा, 150 रुपये। तो अगर हमारा स्पेस 15 GB से 15 GB या 15 GB से कम है तो इस कैटेगरी में, इस वाले ब्लॉक में चला जाएगा। अगर 15 GB से ज़्यादा है तो हमारा किस ब्लॉक में जाएगा, इसमें बोला गया नेक्स्ट 15 GB। अब ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ज़्यादा ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट 15 GB। नेक्स्ट 15 GB मतलब 15 GB का तो इतना ही लगेगा, फर्स्ट 15 GB तक का प्राइस क्या होगा, 15 ही रुपये लगेगा। लेकिन उसके बाद के जो 15 GB होंगे उसका रेट क्या होगा, 13 रुपीज़ होगा, राइट। कहने का मतलब मान लीजिए यूज़र ने 25 GB स्पेस लिया, राइट, यानी स्पेस पे क्या इनपुट हुआ, 25। अब पहले 15 GB का हमें 15 रुपये के हिसाब से ही चार्ज करना है। तो इसमें से अगर हम लोग 15 निकाल लें, 15 GB को 15 रुपये के हिसाब से चार्ज कर लें, राइट, और बाकी जो बचा उसको हमें किससे चार्ज करना है, 13 रुपये के हिसाब से। ये क्योंकि इसमें बोला गया है कि पहले 15 GB 15 रुपये के हिसाब से चार्ज होंगे और नेक्स्ट 15 GB 13 रुपये के हिसाब से। तो अगर मेरा स्पेस जो है 25 GB है तो बिल हमारा पहले 15 GB का 15 रुपये के हिसाब से, और जो बचेगा तो कितना बचा, 15 GB का चार्ज ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। 25 में से 15 चला गया, कितना बचा, 10, राइट। तो 10 GB का जो हमें बचा एक्स्ट्रा वो हम लोग किससे चार्ज करेंगे, 13 रुपये के हिसाब से। तो हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 15 × 15 कितना, 25, और कितना हो जाएगा, 130। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 53, राइट। और यहाँ पे लोग ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, इसको जो है नेक्स्ट 15 GB यानी टोटल को 13 से चार्ज कर देते हैं। यानी मान लीजिए 25 GB इसने स्पेस लिया था तो टोटल 25 GB को 13 रुपये के हिसाब से चार्ज कर देते हैं, जो कि आंसर हमारा गलत है और कम आएगा, राइट। पॉइंट इसी बात में है, पहले 15 GB का तो हमें 15 रुपये के साथ चार्ज करना है
आगे के नेक्स्ट 15 GB का किससे है, 13 रुपये के हिसाब से। फाइन, तो हम लोग उसी हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे, यानी स्पेस 15 GB से तो ज़्यादा है लेकिन 30 GB है या 30 GB से कम है, क्योंकि अगर 15 GB का ये हो गया और नेक्स्ट 15 GB बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 30, राइट। तो 15 15 30, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर स्पेस 15 GB ज़्यादा है, अगर 15 GB है 15 GB से कम है तो इसी में चला जाता, लेकिन अगर 15 GB से स्पेस ज़्यादा है और 30 GB या 30 GB से कम है तो हमारा इस कैटेगरी में आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले 15 GB का हम लोग 15 रुपये के हिसाब से चार्ज कर लेंगे, राइट, और जो बचेगा उसको हम लोग 13 रुपये के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो जो बचेगा तो बचेगा कितना, मान लीजिए मैंने बोला था एस में हमारा 25 है, 25 यूज़र ने इंटर किया था, नहीं स्पेस 25 इंटर किया था, तो पहले 15 GB का तो हम लोग यहाँ पे चार्ज कर दिए 15 रुपये के हिसाब से, राइट। और जो बचेगा तो बचेगा कैसे पता करेंगे, टोटल में से हम लोग 15 GB जो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर दिया है वो माइनस कर देंगे। तो 25 में से हम लोगों ने कितने का कैलकुलेट कर दिया ऑलरेडी, 15 का, तो जो बचेगा यानी 10 बचेगा, राइट। तो 10 को हम लोग किसे कैलकुलेट करेंगे, 13 रुपये के हिसाब से। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है, पहले 15 को मैंने 15 रुपये के हिसाब से चार्ज कर दिया, और जो बचेगा यानी 15 के ऊपर जो गया तो उसको हम लोग स्पेस में से 15 माइनस कर देंगे, यानी 15 का ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया तो स्पेस में से 15 माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको किससे चार्ज किया मैंने, 13 रुपये के हिसाब से। फाइन, तो उस हिसाब से हमारा ये करेक्ट विल आंसर इसमें आ जाएगा। फाइन, अब उसके आगे क्या बोल रहा है, अगर अब 30 हो, मतलब 30 GB के ऊपर निकल जाए, तो जाहिर सी बात देखिए 15 15 30 यहीं पर हो गया, और 30 GB के ऊपर निकल जाता है तो 11 रुपये के हिसाब से चार्ज करना है। तो वही मैंने यहाँ पे किया 15 × 15, ठीक है। तो पहले 15 GB का हम लोगों ने 15 के हिसाब से चार्ज कर दिया, फिर अगले 15 का हम लोगों ने यहाँ पे 30 रुपये के हिसाब से चार्ज कर दिया। अब जो बचा यानी 30 GB से ऊपर जो निकला है केवल उतने का, यानी 30 GB का जो ऊपर गया है केवल उसी का हमें 11 रुपये के हिसाब से चार्ज करना है, ये नहीं सबको 11 रुपये के हिसाब से चार्ज कर देंगे। तो जो बचे तो बचा कैसे पता करेंगे, स्पेस यानी जितना उसने डाला है उसमें से हम लोग जितना ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, इतना चार्ज हो चुका है, उसको माइनस करके जो बचेगा उसको हम लोग 11 से चार्ज कर देंगे। फाइन, तो हमारा ये कैलकुलेशन आ जाएगा इसमें बिल में। फाइन, अब इस तरह कैलकुलेशन इसमें आ गया हमारा, यानी आंसर हमारा फाइनल इसमें आ गया। जो भी सही होगा ये हो सकता है, ये हो सकता है, या इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, जो भी सही होगा अकॉर्डिंग टू द स्पेड इंटर्ड, राइट। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें डिस्प्ले कराना है क्या, अकाउंट नंबर, स्टोरेज स्पेस और बिल कितना हुआ। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन कर दिया अकाउंट नंबर किस में एंटर हुआ था, एसी नंबर में, राइट। और स्टोरेज स्पेस किस में इनपुट हुआ था, इस स्पेस में, और टोटल बिल किस में आ रहा है हमारा, बिल में, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर हमें क्या क्रिएट करना था, मेन मेथड क्रिएट करना था। फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या है, ओबी है, और ये क्लास है हमारा, इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ये ओबी है हमारा, ओबी यानी ऑब्जेक्ट वेरिएबल। फाइन, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम लोग इसके थ्रू सारे फंक्शन को कॉल करेंगे। तो पहले हम लोग ओबी डॉट एक्सेप्ट वाले फंक्शन को कॉल किया, फिर ओबी डॉट कैलकुलेट को कॉल किया, फिर ओबी डॉट डिस्प्ले। तो जिस ऑर्डर में हम लोग कॉल करेंगे उसी ऑर्डर में वो एक्सिक्यूट करता जाएगा और आंसर निकाल देगा। तो आइए फ्रेंड्स इसको रन करके देखते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अकाउंट नंबर इनपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1369। अब यहाँ पे हम लोग स्टोरेज पर इनपुट करते हैं, मान लीजिए 1024 GB। तो फ्रेंड ये देखिए आंसर प्रिंट कर दिया। अकाउंट नंबर हमारा 1369, टोटल स्पेस इतना हम लोगों ने खरीदा, तो टोटल बिल कितना हुआ 11,354 रुपये, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डिफाइन ए क्लास, एक्सेप्ट ए वैल्यू इनटू 4x4 इंटीजर एरे, कैलकुलेट एंड प्रिंट द नॉर्म ऑफ द एरे। और नॉर्म क्या होता है, नॉर्म इज द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट। स्क्वायर रूट होता है किसका, जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके स्क्वायर का सम, यानी ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, सबका स्क्वायर करेंगे और फिर इनका सम करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर निकाला गया है, 2 का निकाला गया, फिर 1 का, फिर 3 का, राइट। फिर उसी तरह 5 का, 2 का, 1 का, 6 का, ऐसे स्क्वायर करके सबका सम कर लिया गया है। फिर इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाल लिया, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये हमारा नॉर्म हो गया, राइट। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, एरे क्रिएट करना है, वो भी डबल डायमेंशनल 4x4, यानी 4 रोज होनी चाहिए और 4 कॉलम। रोज हमारी ये होती हैं 1 2 3 4, और कॉलम हमारे ये होते हैं 1 2 3 4 कॉलम। फाइन, तो मैंने टाइम बचाने के लिए प्रोग्राम को ऑलरेडी बना रखा हुआ है। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम पर। तो फ्रेंड ये हमारा प्रोग्राम है,
यहाँ पे मैंने क्लास का नाम रख दिया नॉर्म एरे, राइट। और यहाँ पे मैंने 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट की है। वो किस तरह की होगी, इंटीजर टाइप की, क्योंकि हमें इंटीजर नंबर स्टोर करना है। तो 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने का सिंटेक्स ये है। यहाँ पे हमारा ये एरे वेरिएबल हो गया, ये डेटा टाइप हो गया, और यहाँ पे हमने 4x4 मेमोरी एलोकेट कर दी, यानी ये रोज़ हैं, ये कॉलम है, राइट। किस तरह की वैल्यू स्टोर होंगी, इंटीजर टाइप की। ऐसे हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी 4x4, यानी टोटल कितनी वैल्यूज होंगी, 16 वैल्यू के लिए स्पेस यहाँ पे एलोकेट हो गया। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें कितनी हो गई, 0। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू एरे जैसे ही क्रिएट करते हैं तो उसमें स्टोर हो जाती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर के लिए क्या होती है, 0, फाइन। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लिया जिसमें 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम, फाइन। और यहाँ पे मैंने डबल नॉर्म एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमारी नॉर्म्स की फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमने एक सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी जितने स्क्वायर निकलेंगे उनका सम हम लोग फाइंड आउट करने के लिए ये वेरिएबल लिया। मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस कई वीडियो में बता रखा हुआ कि सीरीज सम के लिए एक तरह की सीरीज हुई। सीरीज सम के लिए s=s0 लेते हैं और सम करने के लिए s=s+ वो नंबर जिसका हमें सम करना है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, s=s। अब यहाँ पे मैं SS क्यू लिया है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स, राइट। तो SS क्यू रिलेवेंट थोड़ा लेते हैं, और क्योंकि इनिशियल वैल्यू मैंने 0.0 दी है क्योंकि डेटा टाइप हमारा कैसा है, डेसिमल यानी डबल है, राइट। अब यहाँ पे मैंने स्कैनर क्रिएट कर लिया है, 16 एलिमेंट इनपुट करने हैं हमें, क्योंकि 4x4 है, 4 × 4 कितना हो गया, 16। तो ये हमारा रो को डिफाइन करेगा और ये हमारा कॉलम्स की वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो ये हमारी रो को डिफाइन करने के लिए, ये हमारी कॉलम को डिफाइन करने के लिए। तो एरे में कैसे स्टोर होगा, ये हमारा एरे है। अब इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। तो I0 स्टार्ट होगा, यानी अगर आप लोगों ने फॉर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, नेस्टेड फॉर लूप, तो मैंने उससे रिलेटेड भी वीडियो बना रखा हुआ है, तो आप लोग चाहें तो जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा उसको। तो हर I की वैल्यू के लिए जे का लूप 0 से लेकर 3 तक चलेगा। अब 0 से मैंने क्यों चलाया, क्योंकि एरे है, इंडेक्सिंग इसकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, फाइन। तो हर I की वैल्यू के लिए जे का लूप 0 से लेकर 3 तक चलेगा। लेस देन 4 है ना, तो 3 तक चलेगा। तो पहले 0 आएगा, तो जब I=0 रखेगा तो जे का लूप चलेगा कहाँ से, 0 से लेकर 3 तक। तो पहला क्या आएगा, I0, फिर यहाँ पे आएगा J0, यानी I0 J0, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट होगी, मान लीजिए 1 होगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, सॉरी, फिर यहाँ पे जाएगा। अभी जे का लूप खत्म नहीं हुआ तो यहाँ पे जाएगा, अभी यहाँ जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, 1 करेगा, यानी I की वैल्यू अभी भी क्या है, 0 है, तो 0 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 2 डाल दिया मैंने। फिर यहाँ पे फिर आएगा जे का लूप, यहाँ फिर आएगा, फिर J2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा ऊपर, फिर 0 3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा 4 करेगा जैसे ही, तो ये लूप फॉल्स हो जाएगा, फिर कहाँ से चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट। तो अब I की वैल्यू को बढ़ाएगा, I की वैल्यू क्या करेगा, 1 करेगा, 1 करेगा तो यहाँ पे आएगा, राइट। वो यहाँ पे आएगा, तो अब I=1 के लिए I=1 के लिए यहाँ पे चलेगा। जे का लूप फिर से 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 3 तक। तो J पहले फिर 0 रखेगा पहले, तो 1 0, तो यानी 1 0 यहाँ पे आएगा। ये मान लीजिए इसकी लोकेशन क्या होगी, 1 0 होगी। अब मैं लोकेशन डाल रहा हूँ, वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ उसमें। इसकी लोकेशन क्या होगी, 1 1 होगी, ठीक है। इसकी 1 2 होगी और 1 3 होगी, ऐसे करके यहाँ पे अब इस रो पे आएगा तो 2 और सेकंड रो, यानी 2 0 2 1 2 2 2 3। फिर यहाँ पे थर्ड रो पे आएगा, तो यानी I की वैल्यू 3 होगी, तो 3 0, जे का लूप 0 से 4 3 तक चलेगा, तो 3 1 3 2 और 3 3, राइट। अब ख़त्म हो जाएगा। तो फिर I का लूप भी यहाँ पे 3 तक चल गया। अब फिर जैसे ही I की वैल्यू 4 करेगा तो फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा ये एग्जिट कर जाएगा, निकल जाएगा, यानी हमारी वैल्यू इसमें टोटल स्टोर हो गई। तो इस सेल का एड्रेस क्या है, 0 0 है, इस सेल का एड्रेस 0 1 है, इस सेल का एड्रेस 0 2 है, इसका कितना है 0 3 है, इसी तरह 1 0 1 1 ऐसे ऐसे करके यहाँ तक ये एड्रेस पे वैल्यू 16 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, फाइन। अब हम लोग आते हैं नीचे आएंगे, राइट। अब जिस तरह मैंने इसको स्टोर किया था उसी तरह हम लोग इसको फेच करेंगे और फेच करके कैलकुलेशन करेंगे, फाइन। तो अब यहाँ पे आ गए हम लोग। तो जिस तरह मैंने
वैल्यूज इंटर की थी उसी तरह वैल्यू को फेच करेंगे और फेच करेंगे उसका स्क्वायर निकालेंगे, बस सिंपल सा प्रोग्राम है। अब यहाँ पे मैंने आई और जे लिया होता है, यहाँ पे मैंने के और एल लिया हुआ है। हम लोग आई और जे भी ले सकते थे क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप इसी लूप के अंदर है, आई का स्कोप इसके बाहर ये नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, राइट। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे के ले लिया, यहाँ पे एल ले लिया, राइट। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे फिर वैसे ही लूप चला दिया। अब सारी वैल्यू को फेच करना है। तो हमारा ये एरे था 1 2 3 4, ठीक है। तो एक था ये था हमारा, एक ये था और एक ये था, राइट। 4 रोज 4 कॉलम। तो यहाँ पे यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 0 0 0 0 होगा, क्योंकि ये हमारा 0 है, ये 1 है, कॉलम के लिए 2 है, ये 3 है। इसी तरह हमारा रो के लिए ये 1 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसका सेल का एड्रेस 0 1 0 0 और इसका 0 1 हो जाएगा और 0 2 हो जाएगा, राइट, और 0 3 हो जाएगा। फाइन। मीन्स के की हर वैल्यू के लिए जे का लूप, एल का लूप 0 से लेकर 3 तक चलेगा। तो पहले एल की वैल्यू 0 रखेगा तो 0 0 तो इस पे जाएगा। फिर के बराबर 0 के लिए फिर एल की वैल्यू को 1 रखेगा तो फिर इस पे जाएगा। फिर उसी तरह 2 रखेगा, फिर इस पे जाएगा, फिर 3 जाएगा। इस करके सब वैल्यू फेच करेगा, राइट। यहाँ पे उसी तरह मैंने के एल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल सा स्क्वायर करना है, यानी जो वैल्यू है, जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी उसका स्क्वायर करते रहना है। ये स्क्वायर करेंगे फिर इसको सम करते रहना है, राइट। फिर इसके बाद ये वैल्यू मिलेगी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वैल्यू मिलेगी इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वैल्यू मिलेगी इसका स्क्वायर करते करते इसमें सम होता जाएगा। और फाइनली जब ये लूप खत्म होगा तो टोटल सम जो है स्क्वायर करने के बाद में इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा, फिर हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे और स्क्वायर रूट जो आंसर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, इसमें, और इसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये फ्रेंड काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था। अब आइए इसको रन करा के देखते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, रन किया। अब ये आया, यहाँ पे हम लोग 16 वैल्यू इनपुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पे कंटिन्यूस नंबर डाल रहा हूँ, आप लोग चाहें तो कोई भी रैंडम नंबर डाल सकते हैं। 16। अब देखिए हमारा ये टोटल सम होकर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। तो इसमें क्या है, सुपर स्ट्रिंग प्रिंट करना है। सुपर स्ट्रिंग क्या होती है, इज अ नंबर ऑफ अपर केस लेटर एंड द लोअर केस आर इक्वल, यानी जो स्ट्रिंग होगी वो उसमें कितने अपर केस कैरेक्टर हैं और कितने लोअर केस कैरेक्टर हैं। और वो स्ट्रिंग चाहे तो एक वर्ड भी हो सकता है, चाहे तो एक सेंटेंस भी हो सकता है, राइट। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया है कमिटमेंट, ठीक है। तो इसमें अपर केस कैरेक्टर भी 5 है और लोअर केस कैरेक्टर भी 5 है। तो ये कमिटमेंट क्या है, एक सुपर स्ट्रिंग है। तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड ये हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने जावा यूटिल ले लिया, इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है str, और यहाँ पे मैंने अपर केस कैरेक्टर जितने भी मिलेंगे उसको काउंट करने के लिए, लोअर केस कैरेक्टर जितने मिलेंगे वो काउंट करने के लिए, और एक हमने एल ले लिया जो लेंथ निकालेगा उस स्ट्रिंग की, और यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया है। जैसे जैसे ये वेरिएबल इनकाउंटर होंगे वैसे वैसे मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास ले लिया है, यहाँ पे इनपुट कराएंगे इंटर स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग इंटर करेगा। लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रिंग को sc.next में भी ले सकते हैं, sc.next लाइन में भी ले सकते हैं। इसका डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप लोग चाहें तो मेरी वीडियो पे जाके दे सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन बेसिकली शॉर्ट में ये है कि नेक्स्ट लाइन हम लोग को अगर कोई एक सिंगल वर्ड लेना है या पूरा सेंटेंस लेना है तो हम लोग नेक्स्ट लाइन लेते हैं, और केवल नेक्स्ट जब लिया जाता है तो मतलब एक वर्ड लेंगे। अगर आप सेंटेंस भी डालेंगे तो पहला वर्ड को ही कंसीडर करेगा केवल, राइट। इनपुट में वो केवल वही लेगा। तो अब यूज़र कुछ भी डाल सकता है, चाहे तो वो एक वर्ड भी डाल सकता है या एक सेंटेंस भी डाल सकता है। तो हम लोग ने इसलिए नेक्स्ट लाइन लिया है, राइट। और यहाँ पे मैंने उस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर ली है। तो हमारा बेसिक लॉजिक क्या होगा, हम हर इस कैरेक्टर को स्कैन करेंगे और चेक करेंगे क्या वो अपर केस है या लोअर केस है। जैसा वो होगा उसको हम लोग उसी तरह उसको काउंट कर लेंगे। जैसे आप लोगों ने नंबर वाले प्रोग्राम में देखा होगा कि यूज़र नंबर डाल रहा है तो हमें कितने इवन नंबर है कितने ऑड नंबर है, राइट। तो वो हम लोग नंबर वाले प्रोग्राम में ऐसे ही करते थे इफ़ लगा के, राइट। उसी तरह हम लोग को यहाँ पे अपर केस लोअर केस करना है। तो अब मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊँ, जाहिर सी बात है सारे कैरेक्टर को स्कैन करना है। तो कहाँ से लूप चलाएंगे, 0 से लेकर इंडेक्सिंग यानी 0 से होगी कैरेक्टर की, 0 से लेकर <l तक। तो मतलब मान लीजिए प्ले है, प्ले में 4 कैरेक्टर हैं, तो इंडेक्सिंग कहाँ से होगी 0 1 2 3। तो लूप कहाँ से चलेगा 0 से लेकर 3 तक, राइट।
तो वही मैंने यहाँ पे किया है, 0 से लेकर लेस देन L, यानी L में जितने टोटल कैरेक्टर हैं उसे एक बार कम बार, राइट। अब यहाँ पे हम लोग उस कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर निकालेंगे, यानी 0 इंडेक्स पे जो भी होगा। जैसे मान लीजिए हमारा प्ले था, तो 0 पे हमें क्या मिलेगा, P, तो P मिलेगा, तो P इसमें आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या जो CH में आया है वो कैपिटल A है या उससे बड़ा है, एंड कैपिटल Z है या उससे कम है, यानी A और Z के बीच में हो या A और Z इंक्लूडेड हो। अगर ऐसा है तो अपर में क्या कर दो, एक वैल्यू बढ़ा दो। तो अपर हम लोग ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रखा हुआ है, एक वैल्यू बढ़ जाएगी। उसी तरह मैंने दोबारा इफ लिखा कि क्या अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या CH की वैल्यू स्मॉल a है या स्मॉल a से बड़ी है, स्मॉल z है या स्मॉल z से छोटी है, तो लोअर केस में एक इंक्रीमेंट कर दो, राइट। तो अगर अपर केस वाली वैल्यू होगी तो इसमें आ जाएगा, इसको बढ़ा देगा, लोअर केस वाली वैल्यू होगी तो इसमें एक बढ़ा देगा, राइट। ऐसा लूप चलता रहेगा, कब तक चलेगा, लेस देन L तक। तो जैसे मैंने प्ले बताया था, तो ये 0 से लेकर 3 तक चलेगा। तो जैसे पहला P आया तो जाहिर सी बात इसके अंदर आएगा, तो UP की एक वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट, 1 हो जाएगा। फिर दोबारा जाएगा, फिर इसमें L की वैल्यू आ जाएगी, तीबारा जाएगा तो A आएगा, चौथी बार जाएगा तो A आएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी अपर केस कैरेक्टर होंगे इसमें काउंट होकर आ जाएंगे, और जितने लोअर केस कैरेक्टर होंगे इसमें काउंट होकर आ जाएंगे। जो लूप खत्म होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग लूप खत्म होने के बाद में जो भी यूपी में यानी अपर केस में आया होगा, जो भी लोअर केस में आया होगा वो प्रिंट करा देंगे। तो टोटल अपर केस कैरेक्टर इज यूपी और लोअर केस कैरेक्टर LW, राइट। अब इसको रन करा के देखते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, रन किया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देते हैं, दिस इज जावा। अब यहाँ पे टोटल 5 अपर केस है और 5 लोअर केस हैं। आप लोग चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं। जावा में 4 अपर केस हैं और 5 ये हो गए। उसी तरह 3 लोअर केस है और 2 लोअर केस, यानी टोटल 5, राइट। एक चाहे तो दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, कंसीडर। तो इसमें 2 अपर केस है और 6 लोअर केस हैं, राइट। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। डिफाइन ए क्लास टू इनिशियलाइज द फॉलोइंग डेटा इन एन एरे। मतलब ये जो डेटा है इसको एरे में डिफाइन करना है। सर्च फॉर ए गिवन कैरेक्टर इनपुट बाय यूजर यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक। प्रिंट सक्सेसफुल इफ द कैरेक्टर इज फाउंड, अदरवाइज प्रिंट सर्च इज नॉट सक्सेसफुल, राइट। तो फ्रेंड बाइनरी सर्च टेक्निक से हमें एक कैरेक्टर को सर्च करना है जो यूज़र के द्वारा इनपुट होगा। तो सर्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो बाइनरी सर्च हो चाहे लीनियर सर्च, इन दो में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च है और हमें कैरेक्टर सर्च करना है, राइट। तो इसका प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा हुआ है ताकि बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड ये हमारा प्रोग्राम है। तो वेयर टू सर्च ए कैरेक्टर यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक, राइट। वेयर मतलब राइट है प्रोग्राम। तो यहाँ पे एज यूजुअल मैंने सारी चीज़ ली है, क्लास नेम BST ले लिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे मैंने ए नाम के एरे वेरिएबल में कैरेक्टर को इनिशियलाइज कर दिया है। तो एरे इनिशियलाइजेशन, एरे डिक्लेरेशन का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखा हुआ है। तो आप लोग डिटेल में जाना चाहते हैं तो उस पर जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाइनरी सर्च टेक्निक क्या होती है। तो बाइनरी सर्च टेक्निक में एलिमेंट जो होने चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, अगर नहीं है तो उनको कर लेना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है AHNPSUBWYZ, फिर स्मॉल b स्मॉल d। अब इसकी स्काई वैल्यू होती है 65, राइट, और इसकी होती है 98, राइट। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ए की कितनी होती है 97, ठीक है, और उसी तरह स्मॉल बी की क्या होगी 98, राइट, और कैपिटल ए की 65 है। तो इससे हमें पता चलता है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है, तो चलिए मैं आपको नंबर्स लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए 1, ठीक है, ये टोटल 7 नंबर है और असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होगा, इसमें हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे, यानी मिडिल इंडेक्स। तो मिडिल इंडेक्स क्या होगा हमारा ये, ठीक है, ये मिडिल इंडेक्स होगा क्योंकि 3 इधर है और 3 इधर है, ठीक है। तो मिडिल इंडेक्स, तो मिडिल इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी पहले उससे मैच करेंगे। अगर मैच हो जाएगा तो हमारा सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं मैच हुआ तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि वो जो एलिमेंट है मिडिल इंडेक्स पर, वो एलिमेंट
जो सर्च करने वाला है उससे बड़ा है या छोटा। मान लीजिए सर्च एलिमेंट हमारा 3 है, ठीक है, हमें ये 3 सर्च करना है इस लिस्ट में, तो मिडिल इंडेक्स पे कौन है, 7 है। तो अगर 7 पे वो नंबर नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है 7 पे वो नंबर नहीं मिला, ठीक है, नहीं इक्वल है। तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या कि वो जो 3 है जो सर्च करना है वो 7 से बड़ा है या मिडिल इंडेक्स पे जो नंबर है उससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो जो 7 मिडिल इंडेक्स पर है वो बड़ा है, तो यानी हमारा जो एलिमेंट होगा वो 7 के इस तरफ होगा, ठीक है। तो अब हमारा जो सर्च क्राइटेरिया होगा केवल इतना होगा, ठीक है, इतने में सर्च करना पड़ेगा, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये नेगलेक्ट करेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालेंगे। तो शुरू में लोअर बाउंड हमारा क्या था, 0 था, इंडेक्स 0 था, ठीक है, और अपर बाउंड इंडेक्स क्या था, 6, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मिडिल इंडेक्स क्या था, मिड वाला हमारा क्या इंडेक्स था, 0 1 2 3, 3 था। तो 3 पे तो हमें वैल्यू मिली नहीं 3 इंडेक्स पर, तो हम लोग चेक किए जो मिडिल इंडेक्स पे वैल्यू थी वो क्या, जो सर्च करने वाला नंबर था उससे छोटा था, बड़ा, तो जो सर्च करने वाला नंबर था वो छोटा था, ठीक है। तो अब हमारा सर्च क्राइटेरिया इतना हो गया था, ठीक है। तो हमारा उसी के अकॉर्डिंग लोअर बाउंड और अपर बाउंड चेंज हो जाएगा, यानी लोअर बाउंड तो वही रहेगा, यानी हमें सर्च करने की शुरुआत तो यहीं से करनी है, बट ख़त्म कहाँ पे करना है, यहाँ पे, ठीक है, ना कि यहाँ तक जाएंगे। अब हम लोग सर्च यहाँ तक नहीं करेंगे, यहाँ तक करेंगे, तो हमें अपर बाउंड खिसकाना होगा। तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा, हमारा जो मिडिल इंडेक्स था उससे एक कम, तो अब हमारा अपर इंडेक्स क्या हो जाएगा, मिड में से मिड इंडेक्स जो था हमारा उसमें से एक कम, यानी मिड इंडेक्स क्या था, 3 था, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी 2। तो अब हमारा अपर बाउंड क्या हो जाएगा 2 और लोअर बाउंड 0 ही रहेगा। तो मतलब अब हमें यहाँ से यहाँ तक सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मिड ये था हमारा, मिड इंडेक्स यानी 3 था, अब मान लीजिए हमें सर्च करना था 13, ठीक है। तो मिड इंडेक्स पर जो वैल्यू है हमारी यानी 3 पर, वो क्या 13 के इक्वल है कि नहीं है, तो नहीं है इक्वल, क्योंकि मिड इंडेक्स पे क्या है 7 है, तो नॉट इक्वल टू 13, ठीक है। तो अब हम लोग फिर चेक करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे फिर चेक करेंगे मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या जो सर्च करने वाली वैल्यू है उससे छोटी है बड़ी, तो 13 क्या है, बड़ा है, जाहिर सी बात है। तो जब बड़ा है तो हमारा सर्च क्राइटेरिया कितना हो जाएगा, तो हमारा सर्च क्राइटेरिया यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। और लोअर बाउंड ये था हमारा, अपर बाउंड ये था, ठीक है। तो जब सर्च क्राइटेरिया यहाँ से हमें यहाँ से आगे तक का सर्च करना है, तो हमारा अपर बाउंड तो वही रहेगा, यानी ख़त्म तो हमें वहीं पे करना है, लेकिन अब हमें सर्च करना स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से। तो हमारा लोअर बाउंड शिफ्ट हो जाएगा, तो लोअर बाउंड शिफ्ट हो जाएगा मतलब, तो लोअर बाउंड कैसे शिफ्ट करेंगे हम लोग, मिड इंडेक्स है उसमें एक ऐड कर देंगे, तो मिड इंडेक्स में हमारा एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 3 + 4, ठीक है, 3 + 1 यानी टोटल 4, ठीक है। तो हमारा लोअर बाउंड अपने क्या हो जाएगा, ये लोअर बाउंड इक्वल टू 4, ठीक है। यानी अब हमें सर्च कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, और कहाँ तक करना है, अपर बाउंड यहीं तक, यानी 6 तक, ठीक है। और ये काम हम कब तक करते रहेंगे, जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। यानी अपर बाउंड जब तक लोअर बाउंड से बड़ा रहे या इक्वल ना आ जाए तब तक ये करता रहे, जैसे ही अपर बाउंड कम हुआ वैसे ही ये लूप हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये तब तक करते रहना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। अगर मिल गया तो एलिमेंट तो हम लोग वहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, फाइन। अब मैं इस पर प्रोग्राम दिखाऊंगा आपको तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं प्रोग्राम पर। तो देखिए मैंने प्रोग्राम बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक एरे ले लिया है कैरेक्टर टाइप का, उसमें मैंने इनिशियलाइज कर दिया इसको। अब यहाँ पे मैंने कुछ लोअर बाउंड ले लिया है, लोअर बाउंड हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये, और अपर बाउंड हमारा क्या हो जाएगा 10, क्योंकि इसमें 11 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इंडेक्सिंग क्या होगी 0 से लेकर 10 तक, और वैल्यूज़ कितनी हैं 11, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मिड मान लिया है, यहाँ पे मैंने एक फ्लैग ले लिया, यानी फ्लैग वैल्यू सिग्नल ले लिया एक तरह का। सिग्नल आप लोग को ना समझ में आए तो मैंने सिग्नल से रिलेटेड वीडियो बना रखे हुए हैं ऑलरेडी, उसमें भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एड्रेस के लिए एक वेरिएबल रखा हुआ है ताकि हमें पता चल सके कि जो हम एक कैरेक्टर सर्च कर रहे हैं वो किस इंडेक्स पर है, ठीक है, किस जगह पर है, फाइन। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास ले ली इनपुट लेने के लिए। अब इंटर द कैरेक्टर टू बी सर्च, अब हम लोग वो कैरेक्टर सर्च कराएंगे जो हमें सर्च करना है। तो जो सर्च करने वाला कैरेक्टर है वो हमने एस में ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने वही किया है कि ये लूप जब तक चलता रहे जब तक लोअर बाउंड
अपर बाउंड से छोटा रहे या इक्वल रहे। जैसे ही अपर बाउंड लोअर बाउंड से कम हुआ लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग मिड इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। हमारा लोअर इंडेक्स क्या है, लोअर बाउंड इंडेक्स हमारा है 0 और अपर बाउंड इंडेक्स है हमारा 10, ठीक है। तो मिड इंडेक्स क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो यानी मिड हमारा इंडेक्स आ गया 5, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वो जो मिड इंडेक्स है उस पर चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम लोग, मैंने बताया ही है आपको कि हमें कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है एरे में तो हमें ब्लॉक नंबर और रूम नंबर दोनों पता होना चाहिए। रूम नंबर मतलब यहाँ पे इंडेक्स नंबर, ठीक है। मैंने आपको एरे वाला प्रोग्राम जिन्होंने मेरा देखा होगा, मैंने बताया था उसमें फ्लैट का कॉन्सेप्ट, जैसे अपार्टमेंट में हम लोग जाते हैं तो किसी घर पहुँचना होता है तो हमें ब्लॉक नंबर और रूम नंबर दोनों पता होना चाहिए। तो वही चीज़, तो हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें ब्लॉक यानी एरे वेरिएबल और उसका इंडेक्स दोनों पता होना चाहिए। तो एरे वेरिएबल हमारा ए है और मिड इंडेक्स कितना है 5। तो क्या A5 पर हमारी वो वैल्यू जो सर्च करने वाला है, मान लीजिए यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या होगी 0, ठीक है। तो A5 पर यानी मिड इंडेक्स हमारा क्या होगा U 0 1 2 3 4 5, क्योंकि यही हमारा निकल के आया है मिड इंडेक्स। तो A5 पर क्या हमें सर्च करने वाला, मान लीजिए हमें सर्च करना है S, ठीक है। तो क्या इस पर है, यूज़र ने क्या इनपुट किया S, कैपिटल S। तो मिड इंडेक्स पे नहीं है, इस पर हमारा क्या है U है, U S के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आएगा, क्या जो मिड इंडेक्स पे वैल्यू है वो इसमें जो वैल्यू है उससे बड़ी है, यानी मिड इंडेक्स पे हमारा क्या है U, ठीक है। U क्या बड़ा है कैपिटल S से, बड़ा है, जाहिर सी बात है, इसकी वैल्यू कम होगी इससे, ठीक है। तो ये बड़ा है तो यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब हमारा अपर बाउंड कम हो जाएगा, यानी सर्च क्राइटेरिया अब हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट मिल रहा है, हमें जो सर्च करना है वो एलिमेंट हमें कहाँ मिल रहा है, इस वाले पार्ट में मिल रहा है, यानी इस वाले भाग में, ठीक है। ये भाग में नहीं है तो हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा सर्च क्राइटेरिया स्टार्ट तो यहीं से होगा लेकिन ख़त्म कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इससे एक पहले, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग सर्च ही कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है वो यू के इसी तरफ है ना कि इस तरफ। तो हमारा सर्च क्राइटेरिया कहाँ से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा लोअर बाउंड तो वही रहेगा, अपर बाउंड चेंज हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम लोग का अपर बाउंड, नया अपर बाउंड क्या हो जाएगा, मिड में से एक कम, यानी मिड में हमारा क्या है 5 है, तो 5 में से एक कम, तो हमारा अब नया अपर बाउंड क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब हम लोग ये सर्च नहीं करेंगे, कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमारा लोअर बाउंड जो है हमारा वही रहेगा 0 और अपर बाउंड क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे चेक करेगा क्या लोअर बाउंड अपर बाउंड के इक्वल है या छोटा है। तो लोअर बाउंड अभी भी अपर बाउंड से छोटा है, लोअर बाउंड क्या है 0 है और अपर बाउंड क्या है 4 है, तो अभी भी छोटा है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे फिर वही मिडिल इंडेक्स निकालेगा, अब इनके बीच में मिडिल इंडेक्स निकालेगा। तो 0 लोअर बाउंड हमारा क्या है 0 + 4, ठीक है। तो मिड इंडेक्स क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यानी अब हमारा मिड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या A2 पर हमारा वो एलिमेंट है, तो A2 पर हमारा एलिमेंट क्या ढूंढ रहे थे हम लोग, कैपिटल S, ठीक है। तो A2 पर क्या होगा, A2 पर हमें क्या मिलेगा N, ये अब मिड इंडेक्स ये हो गया ना, तो N है तो क्या इक्वल है, नहीं है, यहाँ पे N नॉट इक्वल टू S, तो नहीं मिला, ठीक है। अब इस पे जाएगा, सेम वही चीज़ करेगा। तो A2 यानी A2 पे हमारा क्या है, कैपिटल N बड़ा है क्या कैपिटल S से, नहीं है, क्योंकि N के बाद S आता है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि N छोटा है S बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे उल्टा चेक करेगा, क्या N छोटा है कैपिटल S से, कैपिटल S क्यों, क्योंकि हम लोग ना, क्योंकि यूज़र ने क्या डाला था सर्च करने के लिए, कैपिटल S, ये वाला, ठीक है। हाँ, कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो अब हमारा क्राइटेरिया, फिर सर्च करने का क्राइटेरिया फिर चेंज हो जाएगा, मीन्स अब हमारा लोअर बाउंड या अपर बाउंड फिर से चेंज हो जाएगा। कैसे, अब हमारा जो सर्च करना है वो इस मिड इंडेक्स के इस तरफ है ना कि इस तरफ, ठीक है। तो हमारा ये क्राइटेरिया ख़त्म, तो यानी अब हमारा लोअर बाउंड चेंज होगा, यानी अपर बाउंड इंडेक्स जो होगा वही होगा लेकिन लोअर बाउंड इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो मतलब लोअर बाउंड कैसे चेंज होगा, तो कितना हो गया, जो मिड इंडेक्स था उससे जस्ट एक आगे, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक सर्च करना है, ठीक है। तो मिड में हम लोग एक ऐड कर देंगे, यानी मिड में हमारा क्या था 2 था, तो 2 + 1 तो क्या हो जाएगा 3, यानी लोअर बाउंड हमारा क्या हो जाएगा अपने यहाँ 3। तो अब हमें
यहाँ से सर्च करना है कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो अब फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो लोअर बाउंड में हमारा क्या है 3, क्या बड़ा है 4 से, हाँ है, क्योंकि अपर बाउंड में हमारा क्या है 4 था, ठीक है। तो अभी कंडीशन 2 है, तो अब यहाँ पे आएगा, फिर निकालेगा इंडेक्स, तो लोअर बाउंड क्या है 3 प्लस अपर बाउंड क्या है 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 3.5 यानी 3, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर चेक करेंगे, क्या A3 पर हमारा कैपिटल एस है, कैपिटल एस सर्च कर रहे थे ना, कैपिटल एस है, एस में क्या है कैपिटल एस है जो यूज़र ने एंटर किया था, तो A3 पर क्या है हमारा P है, ठीक है, यानी अभी भी कंडीशन क्या है फॉल्स है, यानी कंडीशन फॉल्स है। A3 पे हमें क्या मिल रहा है P मिल रहा है, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो अब कहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब फिर चेक करेगा, इसमें क्या आया था हमारा P आया था, ए मिड, यानी मिड में क्या आया था, मिड में 3 था, तो A3 पे क्या था P, तो क्या P यानी P बड़ा है S से, नहीं है, क्योंकि S जो है P के बाद आता है, तो स्काई वैल्यू में क्या S बड़ा होगा, ये कम होगा, तो यानी कंडीशन फॉल्स है, इस पर भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आएगा, तो क्या P यानी A मिड यानी P से बड़ा है कैपिटल S, हाँ ये कंडीशन 2 है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जाएगा, अब फिर हमारा सर्च क्राइटेरिया चेंज होगा, यानी लोअर बाउंड चेंज होगा, तो अब लोअर बाउंड क्या हो जाएगा मिड से एक कम, तो मिड में हमारा क्या था, मिड में हमारा था 3, ठीक है, मिड में क्या था 3, तो 3 से एक बढ़ जाएगा यानी 4 आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 यानी 4। अब लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 4, अब लोअर बाउंड भी 4 है और अपर बाउंड भी 4 है, ठीक है। तो अब फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, क्या कंडीशन 2 है, हाँ है, क्योंकि लोअर बाउंड अपर बाउंड इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर जाएगा, तो लोअर बाउंड भी 4 प्लस 4, 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, यानी 4 4 जा 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4, यानी मिड इंडेक्स हमारा 4 आ गया, ठीक है। तो क्या A मिड यानी 4, क्या A4 पर हमारा कैपिटल S है, तो यहाँ पे हमारा 4 है, 0 1 2 3 4, हाँ है, यानी कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। अब कंडीशन इस बार ट्रू हो गई, यानी मीन्स जो हम लोग सर्च कर रहे थे वो हमें मिल गया, ठीक है, मिल गया। तो अब हमने f की वैल्यू को 1 कर दिया, यानी एक सिग्नल दे दिया, ठीक है। जैसे ट्रैफिक लाइट पे होता है सिग्नल, ग्रीन का मतलब चलो, रेड का मतलब रुक जाओ, तो उसी तरह कि यानी इस लूप के अंदर जैसे ही पहुँचे f की वैल्यू को 1 कर दो, तो इससे हम लोग पता चल जाएंगे, तो इससे हम लोग आगे पता कर लेंगे कि क्या इसके अंदर गया था कि नहीं गया था, ठीक है। तो f की वैल्यू 1 कर देगा, और वो एड्रेस नोट कर लो, यानी किस जगह पे मिला, मिड पे मिला तो मिड में एक ऐड कर देंगे, यानी किस जगह पे मिलेगा 0 1 1 2 3 4 5 पर, यानी मिड इंडेक्स क्या है 4 है, तो यानी 5th प्लेस पर हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे 1 प्लस ऐड कर दिया। आप लोग चाहें तो केवल मिड ले सकते हैं कि 4 इंडेक्स पे मिलेगा, लेकिन हमें एग्जैक्टली प्लेस बताना है किस प्लेस पे, तो 1 2 3 4 5th प्लेस पे हमें मिल जाएगा, तो इसलिए हमने एक ऐड कर दिया है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक नहीं करेंगे तो ये लूप बार बार चलता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर देंगे। अब नीचे आएंगे, ब्रेक हो जाएगा, तो वो सिग्नल जो मैंने दिया था f=1, अगर इफ़ f=1 आया तो हमारा सर्च सक्सेसफुल, वैल्यू इज s, यानी जो हम सर्च करना था कैपिटल S वो सर्च मिल जाएगा, और कहाँ पे मिलेगा ऐड, जो मैंने ऐड में वैल्यू स्टोर की थी, ये हमारा इंडेक्स यहाँ प्रिंट कर देगा। और f में सिग्नल जो मैंने यहाँ पे लिया था, f में स्टार्टिंग में क्या लिया था मैंने 0, और इसके अंदर जैसे ही आ जाए तो मैंने क्या बोला कंप्यूटर से किसको 1 कर दो, तो यहाँ पे आके अगर इसकी वैल्यू 1 मिली होगी दैट मीन्स वो इसके अंदर गया है, और इसके अंदर गया है तो दैट मीन्स हमारा सर्च सक्सेसफुल हो गया। तो सर्च सक्सेसफुल, वैल्यू इज दिस एंड फाउंड एट दिस प्लेस। अगर 1 की वैल्यू इसके अंदर ना जाता तो f की वैल्यू क्या रहती, 0 रहती तो हमारा इसमें आता, तो सर्च इज नॉट सक्सेसफुल। अब इसको रन कर देख लेते हैं, कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, रन किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैरेक्टर, हमने यहाँ पे डाल दिया s, सर्च सक्सेसफुल, वैल्यू इज s एंड फाउंड एट 5th प्लेस, जो कि हमारा सही है, ठीक है। एक और दूसरा रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे डाल दिया मैंने t, सर्च नॉट सक्सेसफुल। अब देख लीजिए इसमें आपको t नहीं मिलेगा,
ठीक है, टी नहीं है। एस हमें किस पे मिला था, 5 पर, 0 1 2 3 4 5, 5th प्लेस पर। मैंने इंडेक्सिंग वहाँ प्रिंट नहीं कराई थी, मैंने प्लेस प्रिंट कराया था, नहीं 5th प्लेस पर, 1 2 3 4 5th। ठीक है, आप लोग चाहे तो 4th इंडेक्स भी प्रिंट करा सकते हैं। तो आई फ्रेंड, ये आपको बाइनरी सर्च टेक्निक का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।